बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सबेरा में खुशामदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे साथ हैं अशफाक साहब, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, उम्मीद है। और रात गए जो मैच में हुआ हुआ ये कि मैं मैच देखने बैठी, पाकिस्तान की इनिंग्स देखी, लेकिन इतना लेट मैच खत्म हो रहा है कि मैंने लास्ट मोमेंट्स नहीं देखी। मुझे नींद का ऐसा गलबा आ गया, अफसोस हुआ। लेकिन मैंने पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को बहुत एंजॉय किया। स्पेशली मैं यहाँ पर कामरान गुलाम की बात करूंगी। हमारे यहाँ जब विकेटें गिरती हैं तो हमारा जो मैच है वो बड़ा डेड हो जाता है, लेकिन सलमान, कामरान गुलाम, ये लोग अपनी पेस रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आई गिव क्रेडिट टू अब्दुल्ला शफीक कि उन्होंने स्कोरर्स को फिर से तंग नहीं किया। दूसरी इनिंग्स में भी 0 पे आउट हुए, ठीक है, ये उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। साइम अयूब आज अनलकी रहे, ही गॉट आउट, लेकिन ही गेव अ स्टार्ट। उसके बाद बाबर आजम और रिजवान ने हस्बे तौफीक एक इनिंग्स बिल्ड की, टीम को थोड़ा सा स्टेडी किया। और फिर उसके बाद आए जब बाबर आजम आउट हुए, पहले वो आउट होने वाले थे, ही वॉज लुकिंग गुड। गेंदों का उन्होंने सामना करके इनिंग्स खेली 73 रन की, लेकिन ये है कि उन्होंने अच्छा ही लुक प्रॉमिसिंग। और आप ये देखिए कि मैं ये सोच रहा था और मैं ये चाह रहा था, क्योंकि हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब होते हैं तो वो बड़ा उनके फेवरेट हैं बाबर आजम, और हमारे भी फेवरेट हैं, तो वो मैं ये चाह रहा था कि उनकी 1 सेंचुरी कम से कम इस साल में मुकम्मल होती, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है उनके प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के बाद से जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर ना की हो। तो ये 2024 ऐसा साल है, अभी एक मैच बाकी है, लेकिन आज ही वॉज वेरी क्लोज। दूसरा कामरान गुलाम, अच्छा रिजवान, उन्होंने भी 80 रन बनाए। फिर कामरान गुलाम ने एक तो इनिंग्स खेली, दूसरा उन्होंने जिस तरीके से आप ये देखिए कि 32 गेंदों का गालिबन उन्होंने सामना किया, उसमें 63 रन, और जिस तरह के वो शॉट लगा रहे थे, ओहो, वो इतना वहाँ की पब्लिक भी एंजॉय कर रही थी। मैं इस बात कि वहाँ पे भाई साउथ अफ्रीकन भी इस तरह के शॉट जो है वो एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, अमेजिंग। और फिर उसके बाद हर किसी ने अपना रोल प्ले किया। सलमान अली आगा प्लेड वेल। फिर उसके बाद आप ये देखें कि शाहीन शाह से 1-2 शॉट्स लगे, हारिस ने एक आध शॉट लगाया, तो सब ने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया और 329 रन तक इसको जो एक मजमुआ था उसको पहुंचाया। और लग ये रहा था कि पाकिस्तान बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगा बासानी। लेकिन वहां से जब बैटिंग शुरू हुई, एक अच्छा स्टार्ट मिला, और फिर उसके बाद हमने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए। कैचेस तो साउथ अफ्रीका से भी ड्रॉप किए, जिस बुरी तरह कैच हाँ, लेकिन क्लास, ही वाज क्लास, आई मीन टिल द एंड। मतलब मैं आखिरी बॉल तक, आखिरी विकेट तक यूं बैठा रहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इफ क्लासन इज ऑन द क्रीज तो दे हैव अ चांस, एंड दे रियली डिड। हाँ जी, ही स्कोर्ड 97, ही गॉट आउट ऑन 97, ही वाज द लास्ट वन टू गेट आउट। और आप ये देखिए कि जो शॉट्स खेले उसने, और एक स्टंपिंग भी मिस की थी रिजवान ने उनकी। नसीम शाह से कैच भी ड्रॉप हुआ था, कैचेस 2-3 वैसे हमारे से ड्रॉप हुए, लेकिन ही वाज एक्सेप्शनल, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन ये है कि जब नसीम शाह कह रही हूँ, शाहीन शाह अफरीदी आए, सो आई वाज मिसिंग नसीम शाह, क्योंकि मुझे पिछला मैच याद आ गया था। सलमान और नसीम के दरमियान जो एक बैंटर हो रहा था, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। उसने एक कहते हैं ना बड़ा एंटरटेनिंग कर दिया था। लेकिन मैं इन 2 प्लेयर्स के हवाले से, जिस तरह ये खेल रहे हैं, गुलाम और कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, दे आर एंटरटेनर एज वेल, बिकॉज ये मैच की जो पेस है उसको डेड नहीं होने देते। Yes. ये वो स्लो नहीं करते, कीप ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक। अच्छा, रिजवान ने बिल्कुल बाद में आके ही कॉट अप, लेकिन शुरू में जिस तरीके से आगे टांग निकाल के वो रोक रहे थे बॉलर, तो काफी कंसर्न पैदा हो गया था कि जी कहीं मामलात यहाँ पर रुक ना जाए। कैटेगरी होनी चाहिए, बॉल रोकने का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, हमारे साथ मौजूद हैं, और आज उनसे ज़्यादा खुश कौन होगा। तो शायद भाई, सबसे अच्छी आपको परफॉर्मेंस किसकी लगी बाबर आजम के बाद? नहीं, कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेले, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा खेले, इसलिए शायद ने अर्ज किया है एक करम खुदाया है, हमें साउथ अफ्रीका से जिताया है, हमें ऑस्ट्रेलिया से ही जीत कर तो जीतना आया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद एतमाद आया इस टीम में वनडे में। और अच्छा है कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी। उससे पहले पाकिस्तान की टीम मुसलसल 5 वनडे सीरीज जीत चुकी है। हाँ, और साउथ अफ्रीका में हराना बड़ा मुश्किल है। ये 3री सीरीज है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जीती है। अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस है। 21वीं सदी में हम वाहिद वो टीम है जिसने 3 सीरीज जीती हैं साउथ अफ्रीका में। कोई टीम ऐसा नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया ने किया था तो वो 20th सेंचुरी थी। अब क्योंकि हम
21st सेंचुरी में। तो ये बड़े अच्छे जबरदस्त तरीके से लोग वाह सदफ, वाह, रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लेते आई एम हैं। इम्प्रेस्ड। ये तो मेरी मालूमात में भी पिछली इजाफा सदी हो के गया कि रिकॉर्ड भी वाकई सदफ को याद है? Yes. चेक करें बादामू का जो एक इस्तेमाल 90s आए रहे, हम तो Archives मिलेनियल्स से। है ना, तो हम बहुत सारी सदियां देख भी चुके हैं। वेरी नाइस सदफ। आर्काइव से निकाल के बहुत अच्छी है कि स्टैट उन्होंने दी है सदफ ने। अच्छा। वेल डन सदफ, आप माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे एक चीज़ जी बताएं, बोले। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भाई परफॉर्मेंस हमारी सारी अच्छी रही, लेकिन एक तो उनका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला साउथ अफ्रीका का, जिस पर उन्होंने कहा कि आई विल डू इट अगेन। यस, मैंने कैप्टन की उसकी बात सुनी, वो कह रहे थे आई विल डू इट अगेन। दूसरा, टीम में की प्लेयर्स को ना खिलाना, उनको रेस्ट देना, रबादा को रेस्ट देना, फिर स्टब्स इज प्लेइंग रियली वेल, और बाकी एक दो और नाम भी होंगे जिनको रेस्ट दिया गया। क्या वजह रही साउथ अफ्रीका के डाउनफॉल की? देखिए, ये टीमें जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं और दूसरी टीमें होती हैं, हम नहीं, पाकिस्तान इतना नहीं करता, वो अपने तमाम प्लेयरों को चांस देते हैं। कब कौन सा मौका आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में रबाडा इंजर्ड हो जाए तो रबाडा का कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास या नहीं, तो बायलैटरल सीरीज में ये सारी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ऑल्दो के वो पहला मैच हारे हुए थे, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोचेस बड़े बड़े अजीब ही दिमाग के होते हैं, उनकी अपनी मेंटालिटी होती है। रॉब वॉल्टर्स आईपीएल में भी कोचिंग कर चुका है, न्यूजीलैंड में भी कोचिंग कर चुका है, तो उसकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड कप में भी मैंने उसे देखा, उन लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। सो भी इट, हार गए ठीक है, लेकिन हमने ट्राई कर ली। नो, हमारे पास रबाडा का भी रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें रबाडा को मुसलसल खिलाना है। उन्होंने मपाखा को खिलाया, जो जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, वनडे डेब्यू किया, उसने कल जबरदस्त बॉलिंग की 4 विकेटें ली। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि वो पहला मैच हारे हुए थे। अब उन्हें मुश्किल होगी कि वो 3-0 बचा सकें। पाकिस्तान ने बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस दी, और जहां तक आप ये कह रहे हैं ना कि ये कैचेस गिरे, अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुआ, तो ये अगर परफेक्शन आ जाए तो फिर बात ही क्या है कि हर प्लेयर रन बनाने कुछ लगे। कैचेस होते अब्दुल्ला हैं ना शफीक भी अच्छा शाहिद प्लेयर साहब, है। वो बड़े आसान होते हैं। जब वो गिरते हैं तो फिर लगता है बस पूरा मैच ही यहाँ नहीं, पर नसीम शाह मुश्किल वाला कैच आसान नहीं था। उसकी काफी रिस्क दूर वो भागा है, तकरीबन 15 से 20 मीटर वो भागा है, और वो उसके हाथ में सही, उसने हाथ आगे नहीं किया, उसकी कलाई पे जाके बॉल लगी। कैचेस Misjudge हो। पार्ट इन लेकिन एक पार्सल चीज़ होता है, है, नहीं शाहिद गिरना साहब, चाहिए था। प्रिसाइसली मैं अगर बात करूं, एक तो वो एक कैच आपको याद होगा, वो था जिसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने ट्राई ही नहीं किया। इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि ही रैन अराउंड दैट बॉल, अगर वो डायरेक्टली अप्रोच करते तो शायद होता। फिर उसके बाद एक दो बॉलर्स के पास से भी तेज गुजरी, लेकिन जो स्टंपिंग चांस था क्लासन का, एक सिंपल चांस जो रिजवान ने मिस किया, एंड वो हम पे बड़ा बुरी तरीके से उसका असर पड़ सकता था। आपने वो देखा Cost होगा कर सकता था, कि आपको बिल्कुल, पता है cost कि कर एक ऑफ सकता था। स्पिनर है, मैं सिर्फ आपसे बात करूं, ऑफ स्पिनर है और वो बॉल डाल रहा है और बॉल मिस हो रही है, तो ऑब्वियसली लेग साइड को जाएगी। आप आगे खड़े हैं और आपने अपने हाथ तक नहीं घुमाए, ना ही अपनी बॉडी को मूव किया, जो कि एक कीपर को करना चाहिए। रिजवान अच्छा कीपर है, लेकिन कीपर से भी छुटती हैं, जिस तरह गोलकीपर ये से देखिए गोल ना। छूटते हैं, इस तरह कीपर से भी छुटती है। नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि कॉस्टली हो जाता है। क्लासन को 2 चांस देना, समझो आप ऑलमोस्ट मैच हार जाते हैं, इसलिए कि वो Exactly. अकेले मैच को जितवा सकता था। अगर उसको एक एंड से 20-25 रन लोअर डाउन भी ऑर्डर भी मिल जाते साथी के किसी के, तो वो मैच जितवा देता है। लेकिन चलें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैच जीता, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने रिदम में वापस नजर आए। 4 आप अपने विकेट फास्ट उन्होंने। बॉलर्स को रेस्ट कराते रहेंगे आप अपने फास्ट बॉलर्स को, तो इसी तरह फ्रेश नजर आएंगे। And he कल was शाहीन शाह making an अफरीदी ने effort. 140 टच किया है कल शाहीन। जी 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 जी, ही वाज टचिंग इट कॉन्स्टेंटली और ही वाज मेकिंग एन एफर्ट। प्लस बाबर आजम, हाँ, बाबर आजम और उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि बड़े तनकीद हो रही थी, और लेकिन क्या एक परफॉर्मेंस से हम ये समझें कि जी इनकी भी रिदम वापस आ गई है, और अब बाबर जो हैं आने वाले मैचेस में, जैसे कि बाबर से एसोसिएट हैं सारे रैकर्स, जो उनका नाम है, जो उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है, वो सब दोबारा हम देख सकेंगे शाहिद साहब, या विल स्टिल हैव टू वॉच? बाबर इससे अच्छा बैट्समैन है जिस तरह वो कर रहा है। 73 रन 95 बॉल्स में, उसको अब वो देखेगा कि जब सलमान आगा, साइम अय्यूब, कामरान गुलाम तेजी से खेल रहे हैं, तो उसको भी अपना टेम्पो बढ़ाना पड़ेगा।
और अभी एक मैच बाकी है। जिस तरह अशफाक कह रहे थे कि इस साल में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। तीसरा वनडे भी है, उसके बाद टेस्ट मैच भी है। अल्लाह करे वो टेस्ट मैच में वापस आए, रन बनाए, इसलिए कि बाबर आजम की ज़रूरत है अभी पाकिस्तान को। और अगर आप पाकिस्तान की इनिंग्स देखें तो पाकिस्तान के 25-25 ओवर्स की 2 हाफ हैं। पहले 25 ओवर में 114, दूसरे 25 ओवर में 225 रन। तो बड़ी टीमें इसी तरह करती हैं कि अपनी विकेटें हाथ में रखती हैं वनडे क्रिकेट में, इसलिए कि 50 ओवर्स खेलने होते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि 115 रन बड़े स्लो बनाए, बड़े ये किया। अगर वो 115 रन नहीं बनते तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस पे कामरान गुलाम और सलमान आगा ने एक चीज है, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस थिंग, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि रिजवान का जो एक मसला है, बाबर का फिर भी नहीं, रिजवान का एक मसला है कि ही कैचेज अप इवेंचुअली मिसबाह की तरह। लेकिन द पॉइंट इज कि शुरू में उससे टीम पर बड़ा प्रेशर पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप आगे टांग रख के जिस तरह से बॉल रोकते हो और फिर प्रिटेंड करते हो कि देयर इज़ अ रन, वो फिर बड़ा एक वो आप सोचते हैं कि शायद रन है। एक तो ये चीज़। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करना चाह रहा था और मैं दोबारा इसलिए चाहूँगा इस पर बात करना कि वो बड़ा टेक्स्ट बुक टाइप का प्लेयर है। आई मीन लाइक ही इज़ वेरी एलिगेंट टू वॉच व्हेन ही प्लेज, और डिफेंस करते हुए उसका आउट होना या इस तरीके से चीपली आउट हो जाना, ये बड़ा खलता है हमें। और ख़ास तौर पर आपके ओपनर्स को तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि सीम और स्विंग हर किसी की चीज़ को टैकल करने की अहलियत रखते हों। बैक टू बैक फेलियर्स हर्ट करते हैं सर। कोचेस को देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा। इसलिए कि उसको जो लोग 2 लोग लेके आए थे, मंसूर राना और मिसबाह उल हक, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत मतलब ईमानदार लोगों में से शामिल हैं। वो हमेशा टैलेंट को आगे करते हैं। तो उसको लेके आए थे फ्रॉम नोवेयर। इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ था, वहां से उसको लेके आया। उसने टेस्ट में एक डबल 100 बनाया हुआ है, टेस्ट में 100 बनाए हुए 2-3। तो वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अब टाइम आ गया कि कोचेस को देखना पड़ेगा कि क्यों अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहा है। और अब्दुल्ला शफीक दोनों क्लास में, वाइट रेड बॉल दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। अच्छा शाहिद साहब, अब जो हमारी टीम, अगर हम इन दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करें, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, दे आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। कमी महसूस हो रही है हमें तो फ़खर जमान की हो रही है। तो अब जो टीम कॉम्बिनेशन बनना चाहिए तो दे शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर टीम, और हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। बिल्कुल ऐसे ही कल चैंपियंस कप में 50 किया फ़खर ने। फ़खर के ऊपर ये हो रहा था कि वो मैच फिट नहीं है, वो रन नहीं बना रहा। कल उसने रन्स भी बना दिए, फिटनेस अब उसकी, ये पाकिस्तान में सारे लोगों को समझना पड़ेगा। जिसको दोनों या एक नी में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उतने दंड नहीं पेल सकता, 150 दंड या 8 मिनट में 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता। अलबत्ता वो 100 रन भाग के ले सकता है। वो फिटनेस ज़रा डिफरेंट है। तो अब ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कि फ़खर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा पार्ट होना चाहिए, चाहे वो T20 हो चाहे ओके जी, चलें ये तो ठीक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पे ज़रा फ्यूजन फार्मूले की बात करें। क्या आपके कमेंट्स हैं उसके ऊपर? देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक रहा? लेकिन हमने अच्छा मुकाबला किया। देर आयद दुरुस्त आयद, हाँ देर आयद दुरुस्त आयद, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी बिलाखिर हो रही है। पाकिस्तान में 10 मैच होंगे, 5 मैच बाहर होंगे। ऑल्दो के पूरे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए थे। आईसीसी को यहाँ आकर अनाउंसमेंट करना चाहिए था, और अभी भी उनके पास मंडे का दिन बाकी है। वो यहाँ आए, होस्ट कंट्री में शेड्यूल अनाउंस करें। इतनी डिसेंसी तो दिखा दे। इतना पाकिस्तान को तंग किया सब लोगों ने मिलकर। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़, डटे रहे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने राइटिंग में लिया। पाकिस्तान ने वो चीज़ जो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला था वो मनवाया। तो पाकिस्तान ने जब इतनी सारी चीज़ें की हैं और इतना तंग हुआ पाकिस्तान, इतना टाइम लगा, तो अब इतनी डिसेंसी तो दिखानी चाहिए आईसीसी को कि मंडे या ट्यूसडे को आकर पाकिस्तान में, लाहौर में इसका पूरा शेड्यूल अनाउंस करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। आईसीसी ने जी फ्यूजन फार्मूला कबूल तो कर लिया है पाकिस्तान का, जिसके तहत 2027 तक अब पाकिस्तान भारत के जो आपस में मैचेस होंगे वो खासतौर पर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, और ना हम भारत जाके खेलेंगे कोई मैच, ना भारत यहाँ आकर खेलेगा। ये फ्यूजन फार्मूला था। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द फैंस ऑफ क्रिकेट। लेकिन ये है कि भारत ने अभी तक तहरीरी मुआहदे पर क्या मुकर भी सकता है वैसे? भारत के दस्तखत होंगे, अभी तक दस्तखत नहीं हुए। यू नेवर नो विद इंडिया, यू आर नेवर श्योर कि वो आगे उन्होंने क्या करना है। और हम तो चाहते हैं कि खेल हो, सियासत को खेल से अलग किया जाए। और बाज़ औक़ात हमने देखा इन माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने
जो मुल्क जंग के दहाने पर होते हैं उनको रोका है, लेकिन यहाँ पर भारत की सोच जो है वो हमें थोड़ा सा अजीब व गरीब ही लगती है। और अफसोस की बात यह है कि जो उनका वार मॉन्गरिंग एजेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो इंडिया में बिकता भी बड़ा है अनफॉर्चुनेटली। उनका मीडिया का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है। सियासत आपने करें सियासत की बात की, सियासत करें ही नहीं, सियासत की बात कर लेते, सियासत ना करें। सियासत बड़ी अब बदनाम हो गई है। हाँ, हमने थोड़ी की है। वो बंदा बड़ा डिप्लोमेट है। चले जी, सियासी मैदान में आजकल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात आजकल आज नहीं, पता नहीं, आई थिंक कब से चल रहा है सिलसिला? महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुज़ाकरात जैसे कि मैक्स तक महदूद है। हमें इसकी कोई ऐसी प्रैक्टिकल इसकी अप्रोच हमें नज़र नहीं आ रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फिर मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहते हैं डायलॉग डायलॉग और डायलॉग यही सिर्फ मसाइल का हल है। तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। कहते हैं जी माहौल को ठंडा रखना, रास्ता बनाना ज़रूरी है। और इसी तरीके का कुछ ऐसा ही मिजाज पीटीआई रहनुमाओं का है। हनीफ अब्बासी ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई से कहा है कि जी माफ़ी मांगे, ये शर्त रखी है। तो वो अब ये देखें ना कि ये मिजाज जो है वो आप ये देखिए पीटीआई रहनुमाओं का है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी तो ना करे, हम किसी के पास नहीं जा रहे। अब हनीफ अब्बासी साहब पिंडी में रहते हैं तो जाहिर है कि उनका मिजाज ऐसा है कि उन्होंने ये मुतालबा रख दिया है कि माफ़ी मांगे। पहले शहर का मिजाज मुख्तलिफ होता है ना। तो फिर ये है कि हुकूमत को, अच्छा ये पीटीआई समझती है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑब्वियसली उनको मुज़ाकरात में दिलचस्पी क्यों होगी, क्योंकि मुज़ाकरात सियासत में जो होते हैं वो गिव एंड टेक की बुनियाद पर होते हैं। और अगर हुकूमत को आपसे कुछ चाहिए तो उस बुनियाद पर वो मुज़ाकरात करेंगे, या अगर उनको लगता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है तो फिर वो आपसे मुज़ाकरात करेंगे। बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन अब ये है कि आगे से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमाते हैं कि अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। हुकूमत और पीटीआई ही नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात कुछ ख़ास अच्छे नहीं। अच्छा, एक तो ये भी नहीं है, और दूसरा पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के ताल्लुकात भी इस वक्त थोड़े से, लेकिन मैंने सुना है रात गए ये तय हो गया है कि मौलाना फजल रहमान की वजीर आजम से मुलाकात आज के दिन होने जा रही है। तो बहुत कुछ इससे एक नई डायमेंशन हमें इस वक्त के सिनेरियो में दिख सकती है। दूसरे ये, जब स्पीकर कह दें कि डायलॉग 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 तो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी अगर तश्कील दे दी जाती है उनकी सुपरविजन में तो डायलॉग आई थिंक स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ इसमें सदफ मैंने हमेशा देखी है कि डायलॉग के लिए कमेटी तश्कील दे दी जाती है, लेकिन उसका ज़ाहिर है मैंडेट क्या है वो ऊपर से ही तय होता है। फैसला साजी का इख्तियार लीडरशिप को होता है। तो ये खावर गुमत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि जब हमको फ़ोन मिलाते हैं आप हमें वक्त निकाल के दे देते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये इस वक्त जो सियासत में मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, एक अरसे से हम सुन रहे हैं, और फिर उसके अंदर बीच में माफ़ियों की शराइत भी आ जाती हैं, फिर नहीं 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 की गर्दान भी आ जाती है। तो हो क्या रहा है हमारे प्यारे इस्लामाबाद में? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये बात समझ लें कि मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात के अलावा मौजूदा जो सियासी लड़ाई है कोई हल नहीं है। देर हो सकती है, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात होने हैं। अब अगला आपका सवाल वही है कि कब तक होंगे, क्या तवक्कुआत हम रख सकते हैं। तो खबर इस्लामाबाद के हल्कों के अंदर, इसके अंदर एक और सप्लीमेंट्री भी ऐड कर लें, कहाँ होने हैं? बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर ही होने हैं। जुड़वा शहर जो है हमारे यहाँ, हमारे पास जगह काफी मौजूद है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। तो बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें, यहाँ पे सब थोड़ी आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ होने, बस अच्छा, हो रहा है। मैंने ऐसे ही एक मासूमाना सवाल कर दिया मैं। क्यों खावर? हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे स्मोक भी नहीं है लाहौर की तरह, और मौसम वैसे भी आजकल अच्छा है यहाँ पे। तो वो जगह यही होगी। अब अगला फिर भी आप लोगों को पता नहीं चलता कि गंडापुर साहब कब कहाँ गए। एग्जैक्टली, वो पहाड़ है ना असल में, तो जाहिर है पहाड़ों में थोड़ी सी जगह होती है, मतलब छुप सकता है। ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए जी मुज़ाकरात के अलावा हल कोई नहीं है। ये इस बात का एहसास दोनों अतराफ में है, और जाहिर है क्योंकि एक अरसे से ये इख्तिलाफ है, लड़ाई चल रही है, तो ज़रा मामला पेचीदा है, उनको हल करने के लिए ज़ाहिर देर लग रही है, लेकिन मुज़ाकरात हो जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक राब्ते हो चुके हुए हैं। अब अगला जो अहम सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या ये इससे कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं? नहीं, सवाल असल ये होना चाहिए, सवाल की जो फ्रेजिंग है बड़ा मैटर करती है। जो फैसले होंगे इन पार्लिमानी कमेटियों में, या जो मुज़ाकराती टीम जो डिसाइड करेगी, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा?
और कैसे बटन होगा? किसके पास होगा? देखिए ये बात आप मान लें, कल भी हमने सुना राना सनाउल्लाह साहब को, और एक दिन पहले भी वो एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात से पहले और मुज़ाकरात के बाद जब तक हमारे कायद नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर अपनी इंडोर्समेंट नहीं देंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा, इसी तरह उन्होंने ये भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और ना ही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर कह रहा है कि जी बगैर अरबानी पीटीआई की मर्जी के कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बात तय है। सेम गोज फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड होना है या JUIF को होना है, तो उधर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और इधर मौलाना साहब, तो जाहिर है पार्टी की आदत को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। जो एक अच्छी बात एक्सपेक्टेड है वो ये है कि ये जो तमाम जो अपोजिशन के लीडरान है उनके साथ एक मुलाकात मतवक्को है। होपफुली शायद वो चले जाएं, अडयाला जाने का उनका प्लान बन रहा है। तो अगर वो मुलाकात हो जाती है तो एक मैंडेट उनके पास भी आ जाएगा, बड़े लीडरान है। सो अच्छे की उम्मीद हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई हल लेकिन कोई खावर नहीं है। साहब मुझे ये बताइएगा कि अच्छे जी। की उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन एक बानी PTI ट्रस्ट डेफिसिट भी रखते हैं टुवर्ड्स हिज लीडरशिप, जो कि बाहर है, और उस बारे में बरमला इजहार भी हमें सुनने में आता है जब कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पर जाते हैं या कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस दौरान गुफ्तगू होती है, तो फिर उसमें मैंडेट देने में भी ये चीज़ रुकावट आती होगी। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि कल मैं और सदफ ये डिस्कस कर रहे थे कि खुर्रम दस्तगीर जैसे सीनियर जो लीडर है नून लीग के, उन तक को मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने का वक्त नहीं मिलता, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर लीडरशिप का जो बाहर भी हैं उनका आपस में इतना है। तो ये चीज़ें भी कुछ आड़े आती हैं, रुकावट बनती है ये भी। देखिए जी, अब दो मुख्तलिफ सवाल आपने किए। एक तो बाहर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनका दिल करे किसी से मिलना और नहीं मिलना, लेकिन दूसरी तरफ मोहतरम जो हैं बानी PTI वो जेल के अंदर मौजूद है, तो उनके पास जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। जाहिर है जेल अथॉरिटीज ने रूल्स के मुताबिक जितने लोगों को उन्होंने अलाउ करना है वो करते हैं। बाज़ बात आपने देखा 2 दिन पहले अलीमीन गंडापुर साहब गए वहाँ पे, कोई 1.5-2 घंटे इंतजार करते रहे जेल के बाहर, उसके बाद वापस आना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज आप के लिए मुलाकात का वक्त जो है वो हम नहीं निकाल सकते। सो बाकी ये देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ट्रस्ट डेफिसिट की बात जब हम करते हैं कि जी वो ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर बात नहीं मानी उन्होंने, तो फिर जाहिर है उन्होंने जो पहले बयान दिया है और जो कोर्ट रिपोर्टर्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने कमेटी बनाई है और मैंने बनाई है, ठीक है, और उसमें पहले 5 लोग थे, अब 7 लोग हो गए। तो देखिए इस मसले का हल बड़ा आराम से निकल आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हुकूमत ने हल निकालना है तो वो जाहिर है उनको यहाँ पे बाहर कहीं कोई हाउस अरेस्ट कर देंगे 2-4 दिन के लिए, को बाहर आ जाएंगे, उनके साथ फेस टू फेस बैठ के वो साइन करवा लेते हैं। आपको याद होगा कि जब कायद मुल्क से बाहर गए थे तो वो साइन करके गए थे, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी मैंने तो नहीं साइन किए, तो फिर जिन्होंने साइन करवाए थे उन्होंने कहा जी आपने साइन किए हुए हैं, और लोगों ने दिखा दिया। वो 8 हफ्ते वाला जो था, एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब का स्टाम्प पेपर, नहीं स्टाम्प पेपर नहीं, जब गए थे कायद सऊदी अरेबिया, आपको याद हो, ये 1999 अच्छा वो की बात करें। अच्छा इधर आ जाते खावर, यहाँ पे आज तय हो गया है कि मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है, तो ये मामला आपके ख्याल में हल हो जाएगा, या मौलाना साहब जो हैं उनका मिजाज जिस तरह बता रहा है कि वो बिल्कुल भी किसी कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है? देखें आपको याद होगा कि जब पहले ये सवाल उठ रहा था ना कि क्या 26वीं आईनी तरमीम में वोट देंगे कि नहीं मौलाना साहब, मैं तब भी आपको रोजाना ये बताता था कि मौलाना साहब बिल आखिर जो है अपने साथियों के साथ मिल जाएंगे। तो मौलाना साहब जो है वो अच्छे सियासतदान हैं, उनको सियासत की समझ बूझ है, वो उनको पता होता है कि उन्होंने किस मौके के ऊपर क्या बात करनी है, और लेकिन उनका जो माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जो है कामयाब है। कम से कम मैंने तो पिछले 20 साल से यहाँ इस्लामाबाद के अंदर यही देखा है कि एट द एंड ऑफ डे वो पता होता है उन्हें कहाँ जाना है, और इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ जगह हैं उनके रास्ते उनको बड़ी अच्छी तरह पता है। तो वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर भाई उस दिन हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ थे तो वो नाराज़ हो गए थे मुझसे। मैंने उनसे पूछा कि आप अक्सर जो है वो एक इम्प्रेशन है कि आप लोग अक्सर हुकूमत का हिस्सा ही बनते हैं, और कोई भी साथ हो, PTI के साथ आपकी बातचीत चल रही थी लेकिन सबको पता था जाना वही है। उन्होंने कहा हम सिर्फ 7 से 8 साल जो हैं वो इक़्तिदार में रहे, तो कश्मीर कमेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसका उन्होंने तस्करा नहीं किया।
कि वो क्या मामला थे, लेकिन बहरहाल ये आपकी सोच है, आप समझते हैं कि ऐसा है। तो अब हल क्या निकलेगा? ये मदारिस का जो मामला है, स्पेशली रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो है, इसके ऊपर बाकी उलमाए कराम क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि या तो वो दोनों ऐवानों से बिल मंजूर ना करते, फिर ये उंगलियाँ भी उठ रही हैं टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी के जी सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, तो असल बोन ऑफ कंटेंशन है कहाँ इस मामले पे? देखिए जी, जब तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, आपको पता है कि उस वक्त जो है सारी चीज़ें तानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। उस वक्त मौलाना ने कहा कि जी मेरा ये बिल है, ये पास कर दो। उन्होंने कहा जी लाएं, जितने बिल लाने हैं आपके पास करवा देंगे, वो जो बोले। हाँ, वो हो गए, वो उन्होंने कर दिया। ज़ाहिर है उसके बाद जब आफ्टर थाट आया और मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला, सती साहब आपको मैं ये बताऊं कि 2000 से ऑनवर्ड मैंने इसको कवर किया है अच्छा कंप्रीहेंसिवली। जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक ये प्रोजेक्ट चला था, एक मदरसा बोर्ड बना था, बड़ी मीटिंग्स हुई थी, तय हो गया था मामला। इसी तरह 2019 में एक दफ़ा फिर ये एक्सरसाइज हुई, सारे लोग थे, खुश खुरम थे, मामला तय हो गया जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टरेट बन जाएगा। वो सारे सबने कहा कि बिल्कुल जबरदस्त काम हो गया। अब ये मौलाना साहब जो सोसाइटीज एक्ट के तहत मांग रहे हैं, इसमें मजीद कुछ आज़ादियाँ चाह रहे हैं मदारस की जो है उसकी रेगुलेशन के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल में वो प्लस माइनस करके मामला हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि वो मामला तय हो जाएंगे। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, कोई टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो टाइमिंग भी कोई सदफ इंटरेस्टिंग नहीं है, कम से कम मौलाना साहब के हवाले से। देखें, अब जो 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी हुई है, तो मौलाना साहब के साथ मामला तय हो जाएंगे। और वैसे भी सर्दी है नॉर्थ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफी शदीद है, तो आजकल वो ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ऑल दैट वो मौसम भी नहीं है, तो वो मामला हो जाएंगे। जिस तरह अच्छी बात है, वही तो मामला तय हो जी, सर्द मौसम का कोई तो फायदा हो। थैंक यू सो मच खावर गुमन साहब। और भी दस चलिए जी, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। जनाब अली, कराची शहर कायद की बात करें, मिनी पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर 3 दिसंबर से है पानी का बहरान और आज है 20 दिसंबर। 3 दिसंबर से क्यों है बहरान? कराची यूनिवर्सिटी के करीब 84 इंच कदर की पाइपलाइन की मरम्मत का काम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी की मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। यानी कि एक तो पानी की फराहमी के वैसे ही इशूज़ थे, K4 प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल होना नहीं है ता क़यामत, और बाकी मसाइल जो हैं वो ये आपको याद दिला दें, और जाहिर है सबको याद होगा, जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उससे ज़्यादा किसको याद होगा कि यहाँ पर जी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जो आई थिंक BRT प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर ये खुदाई के दौरान डैमेज हुई। 84 इंच की ये सिर्फ इतनी छोटी सी लाइन थी, ये असल में इंजीनियर्स को नजर नहीं आई जो ड्रिल कर रहे थे ना। पूरा एक आदमी जो है ना, अच्छी कामत का जो कद वाला जो इंसान है ना, वो उसमें से गुजर सकता है। हाँ? इतनी इसकी जो है वो चौड़ाई होती उसका है, खानदान गुजर सकता है। दूसरे ये डैमेज हुई, इसको रिपेयर किया गया, ये 3 जगहों से फिर यहाँ से पानी का रसाव शुरू हो गया। और हमारी वाटर बोर्ड के जो या वाटर कॉर्पोरेशन के जो CEO उनसे बात हुई थी सलाउद्दीन साहब से, उन्होंने कहा था जी बहुत जल्द मसला भी हल हो जाएगा, और उन्होंने हमें एक नंबर भी दिया था 1334 कि इसके जरिए आप कंपैरेटिवली कम कीमत पर टैंकर पानी के मंगवा सकते हैं। क्या बात है। लेकिन जो प्राइवेट माफिया है वो तो भाई उसकी तो चांदी हुई है, तो आखिर किसका फायदा है कि ये सही नहीं हो रहे हैं? और आप अंदाजा करें कि इस पर बात कर लेते, जरा हमारे साथ अफजल परवेज मौजूद हैं। अफजल परवेज, बताइएगा, वाटर बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी तो कराई गई थी कि जमेरात से, यानी कि जो गुजर चुकी है, पानी की बहाली हो जाएगी। सिचुएशन क्या है इस वक्त? अशफाक सदब देखा जाए कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ताहम वाटर कॉर्पोरेशन के अमले की जो भरपूर कोशिश थी कि 72 घंटे 84 इंच की लाइन जो अहम किरदार अदा करती है 3 अजला में पानी की फराहमी के हवाले से, उसको फौरी तौर पर मुरम्मत करके जो है शहरियों को पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काम तो अपने मुकर्रर वक्त पर कर दिया गया, लेकिन तकरीबन ढाबे जी से पानी आते हुए 12 घंटे दरकार होते हैं। ये बुध की रात को काम मुकम्मल करना था, लेकिन ये काम जुमेरात की सुबह कहीं 9 साढ़े 9 बजे जाके मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है सर्चिंग होती है, ये सर्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी पानी की लाइन की फराहमी के लेवल। जी बिल्कुल, जो कल गुजरी है गुज़श्ता जुमेरात थी, क्योंकि रात को काम हो रहा था, बुध की रात को
तब उसके बाद अगर पानी धाबीजी से छोड़ा जाता तो जुमेरात की सुबह जो 3 अजला हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वहाँ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। ये 15 फीट की लाइन है जहाँ पानी बाकायदा तौर पर बहुत तेज़ रफ्तार स्पीड से आता है 84 इंच की लाइन में। तो देखा जाए तो कराची में 650 MGD पानी की फराहम की जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो K4 एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो शहरियों के लिए, कराची शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब है। 250 MGD पानी यहाँ से मिलेगा, लेकिन वो ख्वाब अब तक पूरा नहीं हो रहा पहले फेज़ में। ताहम देखा जाए तो जो टैंकर के हवाले से पानी लिया जाता है वो अफजल एक बात बता जो दें, सबसे आज main- से पानी मिलेगा 3 अजला के लोगों को जो मुतासिर है? जी बिल्कुल सदफ, आज से बाकायदा तौर पर पानी की फराहमी रात गए शुरू हो चुकी है। जहां पानी की फराहमी नहीं है वहां तकरीबन दोपहर 12 बजे तक वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक उन इलाकों में पानी तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर इलाके हैं उसमें क्लिफ्टन, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया और सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का हल्का है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है क्योंकि 27 नवंबर के बाद से पानी को वहाँ फराहम नहीं किया गया। जो दीगर इलाके थे वहाँ तो मुख्तलिफ मकामात पे मुतबादिल पानी की फराहमी दी गई, लेकिन वहाँ पानी जो शॉर्टेज है उसकी जो एक कमी होती है उसको पूरा नहीं कर सके। आज बाकायदा तौर पर वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से दावा भी किया गया और वादा भी किया गया कि बाकायदा तौर पर जहाँ पानी की कमी है उसको बाकायदा तौर पर पूरा कर दिया जाएगा। जी चलें, लेट्स सी पानी की कमी को पूरा कर लिया जाएगा, कह ही रहे हैं। मैं कभी एक बाइक वाले भाई को गुजरते हुए देख रहा था, आगे उन्होंने एक गैलन रखा हुआ था, साइड पे इधर उधर, मतलब जिस तरीके से हमारे, थैंक यू सो मच अफजल परवेज़ भाई, हमारे जिस तरीके से ये बाइक वाले या इवन दूध सप्लाई वाले जितनी जिम्मेदारी से ये गाड़ियाँ चलाते हैं, काश ये हमारे डंपर वाले भी ऐसे ही चला लेते कि उनके पास जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितना या तो उनके पास तजुर्बा नहीं होता या फिर उनको इतनी किसी गाड़ी की फ़िक्र नहीं होती कि हादसात उनकी वजह से, और अब इतने तवातुर के साथ ये हादसात हो रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर आप सुने कोई ना कोई खबर आपको मिल जाती है। एक चीज़ होती है मेंटेनेंस, चली गई मेंटेनेंस एक चीज़ होती है जो हमारे यहाँ जिसका बड़ा फुकदान है। दुनिया भर में इस पे बहस हो रही होती है कि जी हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए जी बजट चाहिए, फंड्स चाहिए, और कोई फंड्स में अगर कमी होती है तो बाकायदा वहाँ पर बहस होती है। हमारे मुल्क में ये डंपर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन सर मुझे एक और फैक्टर भी लगता है, सर्टिफिकेट इनके पास होते हैं और जब ये सड़क पर दंदनाते हुए जाते हैं और ऐसी सड़क पर जो ना हमवार है, जो कि कहीं कहीं खड्डे हैं उसमें और आपको नहीं पता कि जी ट्रैफिक का फ्लो क्या है, क्योंकि कराची में कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, तो फिर हादसात होते हैं। लेकिन इनके मुकर्रर टाइम भी हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये बजरी और दीगर चीजें लेके खासतौर पर वाटर टैंकर्स का ना इन ट्रक्स वो भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो ये मसाइल बड़े हो रहे हैं। तो 3 दिन में कराची में 3 अफराद ये देखें गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। और आप ये देखिए घरों के ये लोग थे, पूरी पूरी फैमिली, आप समझे कि कफील भी होंगे, बाइक सवार भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी अपनी जानों से जाते हैं। आप ये देखें गुज़िश्ता रोज़ 3 ट्रैफिक हादसा हुए जिसमें 3 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हुए। अच्छा, हब रिवर रोड की बात करें, वहाँ पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। और फिर उसके बाद अगर रवां बरस ट्रैफिक हादसा की अगर हम बात करें, 750 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 8000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और फिर पुलिस का उस दिन हमारे पास AIG कराची भी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हादसात का शिकार होते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जो हैं उनका हमारे सामने बयान आया। कहते हैं कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है, दिन हो या रात खूनी डंपर मौत बांट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। फिर वो ये कहते हैं जी कराची में दंदनाते डंपर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो मैं खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। की बात करनी थी सदफ, ये जो डंपर्स वगैरह मोस्टली चलते हैं उसको मैंने देखा है वो नए होते हैं, उनकी आई मीन लाइक मेंटेनेंस का इशू नहीं होता, लेकिन जो चलाने वाला उसमें बैठा होता है, क्या उसके पास लाइसेंस होता है, क्या उसकी प्रॉपर तरबियत मौजूद है, क्योंकि लाइसेंस भी यहाँ पर बन जाता है, अक्सर कोई मसाइल नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जितनी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं आपको ये अंदाज़ा होगा, बस हो या ट्रक हो या डंपर्स हो, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आई मीन आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। मैं इधर सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखता हूँ कि अगर आप डंपर में बैठे हुए हैं और साइड में नीचे बाइक बिल्कुल साथ आपके खड़ी है तो आप नहीं देख पाएंगे कि क्या है। तो ड्राइवर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लस जो बाइक राइडर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी ऐसे मौत बांटने वाले डंपर के आसपास हों
तो भाई पहले उसको जाने दें, उसके पास से कट मार के ना निकलें, उसके आगे बिल्कुल आके अपनी बाइक खड़ी ना करें बिल्कुल, क्योंकि वो हल्की सी उसकी मूवमेंट से आपकी जान जा सकती है। पहली बात बी वेरी केयरफुल। हम बजाय ये कहने के कि जी किसका कसूर है किसका नहीं है, इनके जो मुकर्ररा औकात हैं उसी टाइम पर इन हैवी ट्रैफिक को अलाउ करना चाहिए कि वो सड़कों पर जी आएँ। यहाँ पर जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं वो कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं जी कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो कम उम्र भी नहीं हैं, लाइसेंस भी उनके पास होता है। फिर वो शिकायत कर रहे हैं कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, डंपर वाला ब्रेक लगाता है तो मोटरसाइकिल वाले पीछे और साइड पर लगे होते हैं। साइकिल सवारों की, मोटरसाइकिल सवारों की गलती होती है। सुन ले वो क्या कह रहे हैं। कर रहे हैं जो डैम्पर माफिया, वाटर टैंकर माफिया। देखो आम ट्रांसपोर्टर है, आम मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। यह हमारा दिल नहीं मानते हैं जो किसी का माली और जानी नुकसान भी होगा। ड्राइवर का लाइसेंस भी है और कम उम्र का भी नहीं है। मोटरसाइकिल वाले का जल्दी भी होगा। जो रोड में जगह और जगह पे खड्डे भी है तो उसमें जब डैम्पर रोड में ब्रेक मारता है वहाँ खड्डे के कोई मोटरसाइकिल पीछे लगेगा, कोई मोटरसाइकिल सेट पे भी लगेगा। चलें जी, तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शर्जील साहब। ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ये जो डंपर्स के बायस होने वाले वाक़यात हैं, हादसात हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमने AIG साहब को भी स्टूडियोज़ में बुलाया था, उनसे भी हमने बात की थी, तो वो ये फरमा रहे थे कि चूँकि शहर भर में कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो हम देख रहे हैं सड़कों की खुदाई वगैरह एट्सेट्रा, उसकी वजह से इनको थोड़ी सी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी बड़ा कंसर्निंग होगा कि बहुत ज़्यादा अपवाद हो रही हैं इन डंपर्स की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया, आपने एक निहायत ही अहम टॉपिक को आज हाईलाइट किया, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। देखिए जी, प्रॉब्लम डंपर का तो है ही है, बट उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे ड्राइवर्स का, कि गाड़ी कभी खुद आके किसी को नहीं लगती है। ये सारा जो होता है वो ड्राइवर की ट्रेनिंग किस तरह, ड्राइवर को लाइसेंस कैसे मिला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है, जब हम पूरे पाकिस्तान का मैं अलमिया बता रहा हूँ, सिर्फ किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा बहुत आसान है। बहुत आसान। पूरी दुनिया में जो है प्रॉपर टेस्ट होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और एक पूरा एक मरहला क्रॉस करना पड़ता है। लोग भी मैं नहीं कहता हूँ कि जी बिल्कुल, तो जी, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अंडर एज लोग भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है वो ड्राइवर्स जो है वो एक अलग पूरी एक मेंटेलिटी है कि मतलब वो अगर बाहर तेज गाड़ी चला रहे हैं तो शहरों में भी गाड़ियां तेज चला रहे हैं। तो हमें जो सबसे ज्यादा चीज ये है कि जी लाइसेंस को का इजरा जो है वो बहुत सख्त करना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ पे भी हम ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस तरह एक पूरा मरहला एक पूरी दुनिया में एक SOP बनी हुई है, उसी SOP को हम जो है वो फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक तो ये इशू है। दूसरा इशू है कि गाड़ियों की जो अपनी फिटनेस भी देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि जी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों की फिटनेस का जो मैकेनिज्म है वो भी कोई इतना खास नहीं है। मतलब आप लोग भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन हम सब, मैं सबको उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्या हम अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराते हैं? नहीं कराते। क्या कानून में गाड़ी का फिटनेस कराना लाजिम है? यस, लाजिम है। तो हम ये हमारी सबकी एक साइकी है कि जी हमें, मतलब, और पूरी दुनिया में एक साल में आपने अपनी गाड़ी को फिटनेस चेक कराना होता है। ये तो एक छोटी बात है। अगर आप बड़े हाईवेज पे चले जाएं, हाईवेज पे गाड़ियों की, चलती हुई गाड़ियों पे जो कभी जो किसी की टायर और टूट के पता चला जी कि एक ट्रक ने किसी बस को मार दिया, तो बस मुसाफिर जो है वो भी एक्सीडेंट कर दें कि वो समहाउ आपके डेटा पे आनी चाहिए, या फिर कहीं आपके पास उसका कोई कार्ड होना चाहिए कि जी आपने इस साल तो ये तो बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है, चेक कराया या फिटनेस चेक कराइए, तो उसका कोई कार्ड कैरी करना चाहिए ड्राइवर को। ऐसा कुछ हो सकता है जी। ये एक्सीडेंट का तो अभी इशू उठ रहा है। हमने 1 दिसंबर से एक नया मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है, और हमारी कोशिश यही है कि इसको हम बहुत ही स्ट्रिक्ट करें। जाहिर है लोगों को इस प्रोसेस में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ बर्दाश्त करें, क्योंकि इंसानी कीमती जान से ज्यादा जो है वो आपकी और मेरी तकलीफ नहीं है। हम लोग सब अब जैसे मैं आपको कहूँ कि जी हम ट्रैफिक सिग्नल्स की किस तरह पासदारी करते हैं। हम में से कितने से लोग हैं जो रेड लाइन, सबको पता है जी कि अगर ट्रैफिक इशारे पे रेड लाइन है तो आपने स्टॉप करना है। हम लोग वो इशारा भी तोड़ते हैं। फिर हमें जो है ओवर स्पीड लिमिट सबको पता है, हम ओवर स्पीडिंग भी कर रहे होते हैं। तो और मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें जिसमें हमें कॉन्शियस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
हम लोग उसको पूरी एज अ सोसाइटी बता रहा नहीं कर। अच्छा, ये नहीं कि हमारे लोग खराब है, यही लोग जब मुल्क से बाहर कहीं जाते हैं तो बिल्कुल कवानीन की पासदारी कर रहे होते हैं। यही अर्ज कर शर्जील साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर लाइसेंस की इशूइंग होती है, ये आसान सी चीज़ें हैं, मैं और आप भी जाके देख लें तो आइडिया होगा कि बाहर एजेंट माफिया किस तरह। उसी तरीके से फिर उनकी फिटनेस चेक भी होती है, यानी कि एक साइड नहीं है ख़राब, दोनों साइड्स पे। तीसरी चीज़ ये है कि आप या मैं या सदफ, हम लोग अगर हम भी डंपर चलाना चाहें, डिस्पाइट द फैक्ट कि लाइसेंस हमारे पास गाड़ी का मौजूद है, बड़ी गाड़ी का लाइसेंस अलग होता है, लेकिन इनके ब्लाइंड स्पॉट्स भी बड़े होते हैं कि इस पे बैठ के चलाना हर किसी के लिए मैनेज करना इतनी बड़ी गाड़ी आसान नहीं होता। और फिर लाइसेंसिंग का तरीक़ेकार प्लस टाइमिंग्स, ये टाइमिंग्स जो हैं वो कोई वजह ही थी कि जो अदालतों की जानिब से मेंशन की गई थी, और पहले इसकी पासदारी होती थी और हादसात उसके नतीजे में कम होते थे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये तो इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। देखिए जी, टाइमिंग में एक और इशू है, मैं आपको बताऊं। लेट्स सपोज, जैसे आपको एडिशनल आईजी साहब ने भी कहा, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि कराची में इस वक्त बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं अगर एक मिसाल दूं ट्रांसपोर्ट में भी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ज़ाहिर है ये शिकायतें भी आ रही हैं कि डिले हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ये बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो और रात को शुरू हो। और ये बहुत बड़ी गाड़ियों में ज़ाहिर है जितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो डंपर्स वगैरह में ही आता है। तो डेफिनेटली वहाँ एक्सेप्शनल एक चीज़ है। वैसे टाइमिंग मेंटेन की हुई है, 11 बजे से बाद हैवी ट्रैफिक शहर में आनी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए वो अलाउ किया गया। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने कहा कि जी चीज़ें खराब नहीं है, हम लोग अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर डंपर ड्राइवर है तो इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये बिल्कुल एक लिमिटेड स्पीड जो इनके लिए है वो मेंटेन करें। उसके साथ साथ मैं 100% कसूरवार भी इनको नहीं कहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई शख्स, चाहे वो गाड़ी में हो या पैदल हो या बाइक पे हो, एक ट्रैफिक सेंस सबको होना चाहिए कि जी अगर मतलब हमने, आप रोज शहर में जहाँ आपको नजर आते होंगे कि जी जहाँ पे अगर एक पेडेस्ट्रियन जगह भी नहीं है वहां पे भी लोग आपको भागते हुए नजर आएंगे। जहाँ पे डिवाइडर्स लगे हुए तो लोग वो डिवाइडर्स कूद कर भी जो है कोशिश कर रहे थे हम यहाँ से शॉर्टकट लें। जहाँ पे आपके पास यहाँ पे पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस बने हुए, लोग पेडेस्ट्रियल ब्रिज पे नहीं चढ़ते। प्लस ये बाइक वाले हमारे भाई जो हैं ये भी कट मार के इधर उधर जाते हैं और बड़ी गाड़ी को नजर नहीं आता है। ये थोड़ी से हमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, शहरियों की भी बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन आपने हवाला दिया कि यही हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम तमाम कवानीन की पासदारी करते हैं, पासदारी करवाई जाती है। दूसरे हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल कराची में कितने हैं जो काम कर रहे हैं और कितने हैं जो सिर्फ लगे हुए हैं, नाकारा हैं। प्लस सड़कें जगह जगह खड्डे हैं, वो भी हादसात का सबब बनते हैं। तो ये वाली चीज़ें तो आपके करने की हैं, गवर्नमेंट के करने की हैं, और इससे बहुत कुछ बेहतरी भी आ सकती है। देखिए जी, जहाँ पे सड़कें खराब है वहाँ पे केएमसी की इंतजामिया कोशिश कर रही है कि जी वो सड़कों को ठीक करे। जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की बात है, अगेन वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनकी जिम्मेदारी भी, और ट्रैफिक पुलिस भी कोशिश कर रही है। जहाँ पे अगर आपको कहीं सिग्नल बंद नजर आएगा तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक का सिपाही मेन आर्टरीज में जरूर नजर आएगा कि वो अपने हाथों से बैठ के वो इशारे चला रहा है। हाँ, लेकिन आपने जो बात की ना बाहर मुल्क की, क्या है हमारे पास वहाँ जहाँ पे भी दुनिया भर में अगर ट्रैफिक कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो वो हैवी फाइन्स के जरिए करवाया जाता है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मेंटलिटी है कि हम फाइन भरने के लिए भी तैयार नहीं, हम ट्रैफिक पुलिस वाले को वो इज्जत देने के लिए भी तैयार नहीं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी भी गाड़ी को रोके तो कितना % लोग हैं जो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के पास रुकते हैं, वो नहीं रुकते। हमारे पास हम एक अपनी भी, ठीक है, हमारे पास सिस्टम की कोताहियां हैं, गाड़ियां नाम पे नहीं है तो किसी और के घर ही जाएगा। नहीं, सारा प्रोसेस भी ठीक करना पड़ेगा ना, मतलब इसमें मुख्तलिफ महकमे, लेकिन इस पे सीरियसली एफर्ट लिए जा रहे हैं। आज भी से भी एक नई कैंपेन जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लोग भी गाड़ियां चला रहे हैं या अंडर एज चला रहे हैं उन पे भी सख्त एक्शन शुरू किया है पुलिस ने। तो ये मैं बताऊँ कि ये हमारे पास 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जिसमें मुख्तलिफ महकमे शामिल, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस, बट उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस है कि हमें अपनी भी, हमें तो किसी ने नहीं कहा नहीं जी, हमें पता है कि अगर रेड लाइन तो रुकना है तो हमें रुकना है। चलें, ठीक, हमें तो किसी ने नहीं कहा कोई इशारा तोड़ना। बिल्कुल जी, ये तो करना हम अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें। या अगर हमें कट मारते हुए किसी ट्रक के सामने से हमें जल्दबाजी में जाना है, बाइक पे हैं या क्या है, तो ये सारी चीजें करनी होगी, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दैट इज ट्रू। शर्जील मेमन साहब, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं।
चलें जी, एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अशफाक इसाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार एक बार फिर से जुम्मतुल मुबारक के दिन, तारीख है 20 दिसंबर 2024। और ये दिसंबर ऐसा है कि जो माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज की वजह से भीगा सा नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन कराची, लेकिन बाकी मुल्क के तूल अर्ज़ में कहीं ना कहीं तो बरसात हो रही होगी, बर्फबारी हो रही है। आप बरसात की बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम। तो इससे मुतालिक जितनी शायरी थी, जितने गाने थे, उनको अब तब्दील हो जाना चाहिए और ये इस मामले पे करारदाद में पेश करता हूँ। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल पढ़ रही थी कि दुनिया भर में जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो एसी का जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू मेल बॉडी टेम्परेचर किया गया है। अच्छा, ऐसा हुआ था 1960 से और ये ट्रेडिशन अब तक चला आ रहा है। और कहा ही जाता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है मेल बॉडी का वो ज़्यादा होता है, यानी कि मेल बॉडी जो है इसका मतलब ये है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा जो टेम्परेचर उन्हें कम चाहिए होता है। यानी कि एसी को आप 18 पे कर दें, 22 पे कर दें तो दे आर फाइन। बनिस्बत ख़वातीन का जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है वो कम है, उनकी बॉडी जो है कम हीट प्रोड्यूस करती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको उस टेम्परेचर पे जिसमें आदमी नॉर्मल तरीके से बैठे हैं उनको सर्दी ज़्यादा लग रही होती है। You continue. You need to have some water. Yes. चलें, तो मैं मीनवाइल तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ है, उस वक्त विमेन वर्क फोर्स इतनी तादाद में नहीं थी तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन अब साइंसी तहकीक हमारे सामने बहुत सारी आ गई है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिशन को थोड़ा सा देखा जाए, अगर 26 पे आप टेम्परेचर रखें तो दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए टेम्परेचर जो है मुनासिब होगा। लेकिन अब एक नया मरहला भी होता है ऑफिस में, वो ये होता है कि जो मशीनें हैं इनका भी ख्याल रखना होता है। ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना ना शुरू कर दें तो इनके हिसाब से अब टेम्परेचर जो है वो एसी का रखा जाता है। तज़किरा किया और मेरा गला जो है वो it was choked. Oh God. So do you so need a I break? need to have some more water. Do you want to have a break? Yes, I'll take a break right now. अच्छा जी, अशफाक को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए ताकि वो उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मीनवाइल I'll continue. ठीक है, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर लेती हूँ और जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बड़ा इशू है कराची का। और इशू क्या है, सबसे पहले तो ज़रा मैं बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के एमेजिना रोड, रिम्पा प्लाजा और क्लिफ्टन ब्लॉक 5 पार्क टावर में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश हुए। रिम्पा प्लाजा में फिर आग भड़क उठी और शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जी यहाँ पर पहले इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, उसके बाद जी ज़ाहिर है फिर फायर ब्रिगेड का अमला आया। 3 दिसंबर को भी इसी प्लाजा यानी रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, दफातर हैं और मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। ट्यूसडे का दिन था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कराची शहर के जो सिटी प्लानर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इन्होंने बैठ के इस बात पर बड़े कंसर्न शो किए कि कराची में इस साल सिर्फ 3000 वाक़यात, अगर हम जो रिपोर्ट हुए हैं उनकी बात करें वो आग लगने के वाक़यात हुए। कहते हैं जी 70% ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स इन द सिटी, उनके पास जी एडवोकेट फायर सेफ्टी सिस्टम ही मौजूद नहीं है और ये कहा है कि अगर हमने अभी स्टेप ना लिए तो इट विल बी टू लेट। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो 2nd नेशनल फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है एंड रिस्क अवार्ड सेरेमनी हुई है फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सुपरविजन में। अब इसमें यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे, उनका जो सबसे बड़ा सवाल था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कैसे एनओसी मिल जाते हैं इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं उनको जहां पर कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होता, कैसे SBACA की जानिब से बाकायदा तौर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या फिर रेजिडेंशियल हो, और किस तरीके से फिर ये ऑपरेट करती हैं और फिर हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं। और ज़्यादातर ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें दफातर हैं, ज़्यादातर ये जो बिल्डिंग्स हैं इशारा फैसल पर RSA में हैं, इसमें जानों का भी नुकसान होता है और माली नुकसान भी होता है। तो इस सारे इशू पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इससे मुतालिक शख्सियात। हमारे साथ मौजूद हैं सदर फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर वसीम साहब, थैंक यू सो मच कुंवर वसीम साहब ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है नायब सदर फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजाहतुल्लाह खान साहब। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठ कर इस बात को टेक्निकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइएगा, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे, इसमें SBACA के नुमाइंदे मौजूद थे, ताकि ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन सबकी ही कोलैबोरेशन से होगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि ये जो फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पिछले 25 साल से शहर में फायर प्रिवेंशन पे काम कर रही है। अच्छा। तो इनकी जो ये दो रोज़ पहले जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो है फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, फायर फाइटिंग कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हम वक्त से पहले वो तमाम मराहिल में वो सारे इंतज़ामात करें जिसकी वजह से फायर लगे ही ना। दैट वाज द रीज़न। उसमें पिछले साल भी और इस साल भी हमने कोशिश की थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इंजीनियर्स हैं और फायर एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी और बाहर के भी, वो सारे जमा हों और इन तमाम गुफ्तगू को एक ऐसे नहज पर लेकर आएँ जहाँ ये एहसास दिलाए कि ये बहुत ज़रूरी। देखिए, इंसानी जानों का सवाल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ ये नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। करोड़ों रुपए की जो है ना अमलाक को नुकसान पहुँचता है। हमारे बच्चों की बातें हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में क्या ये हो रहा है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के जहाँ पर वो स्कूल है क्या उसमें ये तमाम ज़राए मौजूद हैं, स्केप के, एक्सटिंग्विशर्स के वगैरह, एग्जिट रोड्स हैं कि नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा है अपार्टमेंट्स। देखिए, कराची अर्थक्वेक जोन पर है। अपार्टमेंट्स का जो जंगल इस वक्त कराची में हो गया है, तो वहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि 2000 में एक इतला दे दूँ कि 2016 में फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बनाए फायर सेफ्टी के, ठीक है, कि कोई नक्शा, कोई इमारत नहीं बनेगी जब तक कि ये मुंदरजा झेल इंतजामात उस बिल्डिंग में बाई लॉज जो हैं सारे बनाए कि उसके अंदर वो अमल ना हो। मसला ये है कि वो उस तरीके से अमल नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से उस पर होना। कैसे नक्शे अप्रूव हो रहे हैं, किस तरीके से बिल्डिंगें बन रही हैं। हमने आबाद जो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है इनके, उनसे भी अप्रोच किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी हमारी बात चल रही है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसमें शामिल है, वो भी चल रही है। और इसके अलावा जितने फायर एक्सपर्ट्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं कि खुदारा लोगों की जानों का ख्याल करें कि ये छोटी सी चीज़ है जहाँ आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं अपार्टमेंट बनाने में, छोटी सी एक चीज़ बना दे, स्केप डोर बना दे, स्प्रिंकलर्स लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम अपने देखने वालों के लिए, ताकि हमारे जो अवाम है उनको भी शऊर आए, क्या ज़रूरी सेफ्टी मेजरमेंट लिए जा सकते हैं? अगर हम अपने घर में भी चाहें या अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे ऑफिस में या किसी भी जगह पे ये चीज़ें, इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, वो क्या चीज़ें हैं? थैंक यू। मैं एक शेर का आगाज़ करता हूँ अपनी बात को कि मस्जिद तो बना दी शब्बा में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी ना बन सका। कंवर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि वी हैव लॉ ऑफ लैंड। ये जो भी बात कर रहे थे ना कि ये एक वो किताब है जो कि 2016 में पाकिस्तान में वो फ्लोट पे आ गई है, यानी कि ये दिस इज द लॉ, यस एवरीबॉडी शुड हैव टू कंप्लाई दिस। ठीक है, अब जो कंवर साहब ने बात की थी उसको रखते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि दिस इज द मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ठीक है, अब जहाँ बात होती है मिनिमम बिहेवियर स्टैंडर्ड्स की, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा जो हम भी प्रायोरिटी देते हैं और ये लॉ भी इसको रेकमेंड करता है तो सेव द लाइफ। फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी, देयर इज अ टू टॉपिक। पहला जो हमारा फोकस होती है वो लाइफ को सेव करना। लाइफ को सेव करने के लिए सबसे जो बेहतरीन और जो बुनियादी चीज़ होती है दैट इज़ दी अर्ली अलार्म सिस्टम, कि एवरीबॉडी शुड नो कि इफ़ एनी फायर अकर्स तो उसको पता लग जाए। मिसाल के तौर पे अब आपका इतना बड़ा ये एरिया है, किसी दूसरे कमरे में आग लग जाती है, आपको कैसे पता लगेगा? अगर वहाँ कोई अलार्म सिस्टम होगा तो एटलीस्ट दिस इज दी फर्स्ट एक अर्ली अलार्म सिस्टम है कि जो आपको आगाह करेगा कि भाई आपके एरिया में आ गए, तो आपका काम फिर कुछ नहीं है, आप भाग गई, आप बाहर चले गए, दैट मीन्स हमने काम क्या किया। टाइम मैटर करता है ना ऐसी सिचुएशन। यस फायर इज अ फ्रेंड एज वेल एज एनिमी आवर। ठीक है, अगर कंट्रोल में है तो हमारी दोस्त है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो गई तो दुश्मन है। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि मोस्टली जो ऑडियंस होती है उनको फायर फाइटिंग नहीं आती, उनको हमें वहाँ से निकालना है। तो अर्ली अलार्म डिटेक्शन सिस्टम जो है वो सपोर्ट करती है कि लोग बाहर निकले। अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट इसमें क्या आता है टेक्निकली, दैट इज दी योर स्केप रूट्स। अलार्म ने तो आपको बता दिया कि आपने भागना है, आप भागेंगे कहाँ से? मिसाल के तौर पे आपके पास ऑफिस में अगर 15 लोग हैं तो उनके भागने के रास्ते डिफरेंट होंगे, 50 लोग हैं भागने के रास्ते डिफरेंट होंगे, आपको 500 से ज़्यादा लोग हैं तो 3 इमरजेंसी एग्जिट चाहिए। अगर हम बुक की बात करें, लॉ की बात करें, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट वी शुड फॉलो। ठीक है ना। अब हाई राइज बिल्डिंग है, अलमिया ये है, जैसे कि उस दिन भी बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस में कि हाई राइज बिल्डिंग में हमारे पास सिंगल एग्जिट्स है, सिंगल स्टोरी है, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द लॉ। अच्छा, ठीक है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि उनकी
हाइट कितनी है, वहाँ पे ऑक्यूपेंट लोग कितने हैं वहाँ पे होते हैं, उस लिहाज से वहाँ पे उनको नंबर ऑफ एग्जिट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें, अच्छा सिर्फ ओनली लगाना से मसला हल नहीं होगा, उनके अपने साइजेस, मिसाल के तौर पे हाई राइज बिल्डिंग में आप देखें कि आपका इमरजेंसी एग्जिट बना हुआ है, तो क्या वो फायर प्रिवेंटिव है, स्मोक प्रिवेंटिव है, या वो बस दिखाने को बना दिया यस वो इटसेल्फ एक डेंजर है। बिकॉज अगर आपकी 50 मंजिला बिल्डिंग है या 15 मंजिला बिल्डिंग है, अगर फायर फर्स्ट फ्लोर पे होती है तो वो जो आपका स्टेयर केस है इज द आइडियल टू ट्रांसपोर्ट द स्मोक, फर्स्ट फ्लोर की आग टॉप पे चली जाएगी। अच्छा वसीम साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हम फायर रिलेटेड कराची की बात करूँ वो सानिया बल्दिया है। जितनी जानों का और जिस बेदर्दी से उन जानों का नुकसान हुआ, उसके बाद सब जाग गए, मीडिया बहुत एक्टिव था, गवर्नमेंट ने कहा जी ये किया जाएगा, अदालत से डायरेक्टिव्स आ गए, हुआ कुछ भी नहीं। ओवर द इयर्स हम यही वाक़या देखते हैं, हम किसी भी चीज़ की मैग्नेनिमिटी को इससे जज करते हैं कि कितना जानी नुकसान हुआ, कितना बंदा मरा है तो बड़ा हादसा हुआ है। जी जी। रिम्पा प्लाजा में जानी नुकसान नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन माली नुकसान तो हुआ है एंड दैट कैन बी डेंजरस, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये हो क्यों नहीं रहा? देखिए वही बात आ गई जो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि ये जो लॉ बने हुए हैं इस पर इम्प्लीमेंटिंग जो काम है वो मुतल्लिका इदारों का काम है, उसकी इंस्पेक्शन का काम है, एनुअल इंस्पेक्शन का काम है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब अगर वो मुतल्लिका इदारे उतने मौसर अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि वहाँ इसको करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर FPAP फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन काम कर रही है, और वो है आवाम की जो है ना अवेयरनेस करना। हर चीज़ तो कोई सुपरमैन आके नहीं करेगा ना। मेरी आपकी बात ये है कि जब हम, इतनी मॉडर्न सिटी है कराची, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, क्या उन्हें ये पता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल होगा? नहीं। क्या उन्हें ये पता है कि एक छोटे से खर्चे से मैं लाखों रुपए का खूबसूरत मकान बना रहा हूँ तो एक छोटा सा खर्चा करके अलार्म लगा दूं, नीचे बैठ जाना है। एग्जैक्टली। तो ये जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी नोबडी कैन डू एनीथिंग। हमारे यहाँ तो आग लगती है तो उसमें और पानी डाल देते हैं तो वो तो आग और भड़क जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सी आग है। लेकिन बात ये है कि ज़्यादातर जो इस वक्त देखे गए ना कराची में, ये इलेक्ट्रिक फायर है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इतनी ख़राब है। आप चले जाए ना, सदर में चले जाएं, किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी मार्केट में चले जाएं, एंट्रेंस पे ही आपको हज़ारों वायर एक दूसरे से इस तरह इंटेंगल्ड नज़र आएंगे, और बाज़ औक़ात तो वो ओपन होते हैं, यानी नज़र आ रहा होता है, उस पर टेप भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो देखने की हैं। वजह फायर की तलाश करनी है, बंदों को पकड़ के बंद नहीं करना है, वजह फायर। तो चूंकि ये सारी चीज़ों पर अमल नहीं हो रहा और कॉमन सेंस है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि इतने पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, बिजनेस लगाते हैं, और एक छोटी सी चीज़ उनको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। देखिए कुछ भी नहीं आता, चले बड़ी फैक्ट्रियों को तो छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 1 या 2 मंजिला है, 500 बच्चा होगा, ठीक है। एक प्रिंसिपल के कमरे में एक छोटा सा बटन लगाना बिजली का, और उसका तार ऊपर ले जाके और एक छोटी सी बेल लगा देना, कितना खर्चा है? 2000, 3000, 5000 है। लेकिन अगर आग लग जाए तो सब शोर मचा रहे होते हैं, बच्चे पागल हुए होते हैं, अंदर बाथरूम में घुस जाते हैं। लेकिन एक बेल बजाने के लिए, सिर्फ एक बेल बजाना और सिर्फ ये सिखाना कि बच्चों अगर ये बेल सुन ले तो आपको यहाँ से निकलना नहीं देते हैं ना। हम अर्थक्वेक में क्या किया जाए, ना आग लगे क्या किया जाए। जापान की मिसाल ले ले, जापान की मिसाल ले ले, वहाँ पर कॉमन सेंस भी तो नजर नहीं आ रही है ना। अफसोस इस बात की, कॉमन सेंस तो नजर आए। चले बड़ी तालीम, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जापान की मिसाल ले ले, फुकुशिमा वाला वाकया हुआ या उससे पहले उनकी पूरी ड्रिल्स होती हैं कि कोई अलार्म होगा तो आपने कहाँ भागना है। हमारी तरबियत नहीं होती। प्लस फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, कितने लोग हम में से जानते हैं कि अगर कोई वाकया हो जाए तो क्या होना है। मैं और सदफ उस दिन डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा सदफ जब आग लग जाती है, धुआं फैलने लगे, तो हमें नीचे क्रॉल करना चाहिए ताकि हम ज्यादा लोग आग से नहीं मरते, आग के धुएं से मरते हैं, जो हैजर्डस धुआं होता है। तो काफी सारी चीजें जिनसे बचत हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर हम अपने घरों में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तरबियत करें? कोई ऐसा महकमा है, कोई इदारा है जो लोगों को बता सके बुनियादी चीजें, बेसिक्स? देखिए वैसे तो हमारा इदारा यही काम करता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, NIT यूनिवर्सिटी में, और मैं क्रेडिट दूंगा NIT यूनिवर्सिटी को, खास तौर पर सरोज लोधी साहब, कि वो बाकायदा कोर्स करवाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। सर्टिफाइड कोर्स होता है इंजीनियर्स का NIT यूनिवर्सिटी में। जी जी। अब आपका सवाल है, लेकिन मैं इससे पहले एक बहुत छोटी सी बात करूँगा। बच्चे हैं छोटे स्कूल में, उनकी माएँ जाती हैं, वालिदैन जाते हैं,
उसको बोलते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम में जाते हैं। पीटीएम में जाके माएँ या उनके वालिद 2-2 नंबर पे लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है, ऐसे ही है। लेकिन क्या कोई ये पूछता है कि मैं 6 घंटे के लिए आपके बच्चे को आपके हवाले किया है, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम क्या हैं स्कूल के अंदर? लाग लग जाए तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा, बच्चा गिर जाए ऊपर से क्या होगा? कोई नहीं पूछता उस पीटीएम में। आप लोगों का रिस्पांस टाइम क्या है? क्या है? तो यू सी द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एजुकेशन, देन द नंबर्स। एग्जैक्टली। आप लोगों ने बिजनेसमैन उनको भी दावत दी है, वो क्या कर सकते हैं इसमें? बेसिकली देखें, जैसा कि अभी कंवर साहब कह रहे थे, हमारा जो मेन मोटिव है ना, दैट इज़ दी अवेयरनेस। ये हमारा कोर एलिमेंट है कि हम हर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो हेल्थ एंड केयर हो, हम उनको बुला के उनके पास जाके उनको अवेयरनेस देते हैं, इवन ट्रेनिंग करते हैं और उनके ऑडिट्स करते हैं ताकि कंप्लाइंस को वेरीफाई करें। अब मिसाल के तौर पे जो मैं अगेन आपको रेफ़र करूँगा कि जो बायलॉज हैं, अगर हम बायलॉज को ख्याल करें, रिम्पा प्लाजा की भी आपने बात की, रिम्पा प्लाजा की आग जो है ये दूसरी दफ़ा इस साल में लगी है जी। और 1 मई में इससे पहले भी लग चुकी है। अच्छा, आग तो दोबारा लग रही है, व्हाट वाज द रीज़न? अब रूट कॉजेज पे कोई नहीं जा रहा होता। लॉ के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि इफ़ यू बिल्ड एनी बिल्डिंग टू एनी पर्पस, मिसाल के तौर पे ये आपने ऑफिस के लिए बनाया, तो यू कैन नॉट चेंज यूज इन एनी अदर पर्पस एज पर लॉ। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? आपने जो ऑफिस बनाया है, इसकी जो फायर प्रोटेक्शन है इसके हिसाब से डिज़ाइन की होगी। रिम्पा प्लाजा में क्या है, वो ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनी, नाउ इज यूज एज ए वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की सेफ्टी इज एंटायरली डिफरेंट इंस्टेड ऑफ ऑफिस। और फिर उस वक्त भी जब पहली दफा आग लगी थी तो रेस्क्यू 1122 को वहां पर एक्सेस करने में प्रॉब्लम हुई Definitely, थी। दूसरी चीज ये है कि जब कहीं आग लगती है तो वो बिल्डिंग का मैप उनके पास होता है, उसके हिसाब से वो अंदर जाके तोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेस अगर वक्त पे नहीं होगी, फायर एग्जिट्स नहीं होंगे, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। सर ये अगर आप उसको सिनेरियो को चेंज करते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म AHJ, अथॉरिटी हैविंग जुरिडिक्शन। अगर आपने उस ऑफिस को चेंज करना है, वेयर हाउस बनाना है, आप उनको बताएंगे, वो आके आपको परमिशन देंगे। तो फिर इस तरह का जो माशरे होते हैं ना, वो सेफर होते हैं। चलो ठीक है, जहाँ मादर पिदर आज़ाद होंगे, जो कंवर साहब बार बार कह रहे थे, हर बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं। चलो, यस वी आर अवेलेबल हियर। इवन बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस फोरम से अभी आपने अपनी एक तशनगी का इजहार किया था कि आपको क्रॉलिंग की बात करें, तो वी आर अवेलेबल कि if ARY want any time of the training, any type of awareness, we are available। हर जगह हम ट्रेनिंग देते उसको हैं, यही काम है उनके डोर स्टेप पे जाके बताते हैं। मकसद हमारा जो है वो कमर्शियल नहीं है, वी आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द पाकिस्तान। चलो, थैंक यू सो मच कुंवर वसीम साहब, बजहतुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जस्ट अ रिमाइंडर के इस पर तो अदालत का सिंध कोर्ट का डायरेक्टिव भी आया था जब RJ मॉल में आग लगी थी कि इंस्पेक्शन किया जाए कराची की बिल्डिंग्स में, और जहाँ जहाँ नहीं है सेफ्टी मेजर आलात नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ पे उन्हें लगाया जाए। लेकिन अदालत की डायरेक्टिव्स का भी कोई असर नहीं हुआ है। हाँ जी, तो ये तो अदालत के डायरेक्टिव्स पे अमल दरामद होता तो इस मुल्क में कितने मसाइल क्यों होते? हाँ जी, तो ये भी बड़ा मसला है। Now you are feeling better? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग बेटर सडनली। आई मीन लाइक आई वाज फीलिंग गुड, बट अचानक पता नहीं क्या हुआ। अच्छा जी, हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ खबर है वो भी शामिल कर लेते हैं। कराची के न्यू टाउन थाने में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के ताउन से कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और एडिशनल IG जावेद आलम ने कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया था। यहाँ से शहर की जदीद तरीन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। अब ये हमें सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, जो इस वक्त सरबराह CP के हमरा मौजूद हैं। चले जी, आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त न्यू टाउन के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ कराची के एक और थाने में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मुराद सोनी मौजूद हैं जिनकी मदद से कराची पुलिस सेफ सिटी का अमल शुरू होने से पहले ही इन कैमरों से फ़ायदा उठा रही है। हम इनसे जानेंगे ये कौन सा थाना है जिसमें आपने अपने इश्तराक के साथ ये सिस्टम लगाया है। जी देखिए, ये हमारा 16 थाना है और हम यकीनन ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे मिल के हम लगाते हैं। हर जगह हमारा यही पैटर्न है कि वो हम चाहते हैं कि लोग वहीं के जो रहने वाले हैं इसकी ओनरशिप लें। और उसी का है कि देखिए इसमें जो नया पैटर्न की जो आपने बात की है, ये हमने देखिए जो NPR कैमरा है ये नाइट विजन में हमारा नहीं आ रहा था। यकीनन चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमें सपोर्ट करने के लिए कहा है। इनके जो एम्बेसी वाले हमसे मिले थे कि हम आपको सपोर्ट करने, हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं CBK को। अभी आप गाड़ी देख रहे हैं सर, ये गाड़ी जो है ना, ये पहले हमें ब्लैक आ रही थी, अभी इसका नंबर प्लेट देखिए इसके सामने आ रही है। जितना भी अंधेरा होगा, जितना भी अंधेरा है, देखिए पूरे अंधेरे में गाड़ी है ना, अभी देखिए सारे अंधेरे में गाड़ी है। तो ओवरऑल आप अब तक कितने कमांड एंड कंट्रोल में कितने कैमरे लगा चुके हैं? सर देखिए पूरे तो कराची में हमारे 1400 कैमरे हैं, लेकिन ये जो कैमरे हैं ये हमारे तकरीबन 40 कैमरे लग चुके हैं। सर इसका देखिए दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है, ये अब नीचे आप डिटेल देख रहे हैं, ये नीचे देखिए जो गाड़ी क्राइम में है, जो गाड़ी भी गुजरेगी
ये 10 कैमरे हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे। इस 10 कैमरे की मदद से जो है ये गाड़ियाँ पकड़ी जा सकती है। और FR का फीचर भी है यहाँ? सब है इसके अंदर, सब है। हाँ, मैंने कहा इसके अंदर वो चीज़ भी है, सब जितनी भी है ना, ये NPR कैमरे में है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर सिर्फ डेवलप करना है, वो हमें सब डेवलप करके दे रही है। हमें चाइनीज़ जो हिकविजन कंपनी है वो भी करके दे रही है। आप बिल्कुल देखें, ये खुसूसी साख्त के जो कैमरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और FR यानी फेस रिकग्निशन कैमरे, जिनसे न सिर्फ 80,000 से ज़्यादा मुलजिमों का डाटा उसके अंदर मौजूद है, बल्कि जितनी भी वो गाड़ियाँ जो छीनी गई हों या चोरी शुदा हों तो उनका भी फौरी पता लगाया जा सकता है और फौरी कार्रवाई हो सकती है। जी अच्छा जी, चलें जी, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए इक़दाम जितने हों वो कम है, बिलखुसूस इन अ मेट्रोपॉलिटन लाइक कराची। लेकिन अब ये सारे इक़दाम तो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सर्दी का मौसम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है सदब, कि खाने की आपको तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले आप फिर भी अपना हाथ रोक रहे होते हैं, लेकिन सर्द मौसम में आपका दिल करता है कि आपका मुंह हमेशा चलता रहे। आई थिंक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी वरीड अबाउट कि क्या खाएं क्या ना खाएं। मतलब इतने मज़े में हमारे रिवायती देसी खाने तो हैं ही इतने मज़े के। अच्छा, मैंने थोड़ा सा कहीं पढ़ा था, आप 80-20 का रूल अपना लें। 80% आप वो खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है, 20% वो खाएं जो कभी पिज्ज़ा होता है, कभी कोई मखनी कढ़ाई जैसी कोई चीज़ होती है, जो जंक फूड होता है, ताकि आपका दिल भी तो खुश रहे ना। 80% हो वो 3-4 लोगों के साथ शेयर करके खाएं और 20% खुद अकेले खाएं। अकेले। अच्छा आइडिया था, मैं इस पे अमल दरामद करें। अभी जी साहिवाल से हम शामिल कर रहे हैं नईम शेख की रिपोर्ट, जिसमें वो चिकन मटन कढ़ाई का शुमार तस्करा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर ये अगर मक्खन में बने, ओए 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 और तिलों वाले नान की भी फरमाइश आ गई है, गार्लिक नान, तिलों वाले नान, कुलचे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब आप बता देंगे, तो नईम शेख ने क्या बताना है हमें? हाँ, गुड क्वेश्चन, चलो देखते हैं। साहिवाल में बनने वाली चिकन और मटन की मखनी कढ़ाई अपने मजेदार जायके की वजह से बेमिसाल है। देसी मक्खन और खालिस मसालों में बनी मखनी कढ़ाई को सभी शौक से खाते हैं। पाकिस्तान में मखनी कढ़ाई का आगाज साहिवाल सदर चौक में वाक़या एक कदीमी होटल से हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मखनी कढ़ाई न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी ख्वाबों के शौकीन अफराद का मन बाता खाबा बन गया। कढ़ाई जहाँ से मर्जी आप खा लें, लेकिन जो टेस्ट बुलबुल है ना, वो किसी और का नहीं है। हमारे पास चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई बहुत आला और मक्खन में तैयार की जाती है। होटल मालिक का कहना है कि वो अरसा 5 दहाइयों से इस मखनी कढ़ाई को तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत दूर से लोग खाना खाने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं, वो इसलिए आते हैं। साहिवाल में बनी मखनी कढ़ाई के जायके के सामने सभी ख्वाबों का मजा मान पड़ जाता है और लोग इस कढ़ाई को खूब मजे लेकर खाते हैं। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ नईम शेख, ARY न्यूज साहिवाल। अशफाक, एक बात आपको बताऊं, हाँ। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, हाँ। वो एक दिन मुझे बता रहे थे कि वो बहुत जबरदस्त कढ़ाई बनाते हैं। बनाते हैं। मैं तो हमेशा ये सुनता आ रहा था, पुलाव की रेसिपी भी वो मुझे मेरे साथ शेयर कर रहे थे। अच्छा, मैं तो हमेशा सुनता रहा था कि वो खाते बहुत अच्छा है, बनाते भी। जो वो रेसिपी बता रहे, ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन है बाखबर सवेरा का वारिस, वो लेके आया हमारे लिए कढ़ाई। मंडे को हम इंतजार करेंगे। फिर सदफ केक भी ले आएंगी, है ना? पहले कढ़ाई आएगी, पहले कढ़ाई। देखिए, आपने बचा लिया अपने दोस्त को। नहीं, पहले कढ़ाई आएगी, फिर केक। पहले इंस्टॉलमेंट में कढ़ाई आए, दूसरे इंस्टॉलमेंट में अफगानी पुलाव आए, फिर मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि केक तो मैं लेके आ चुकी हूँ ऑलरेडी। चले, मैं भी जिम्मेदारी पूरी करते हूँ, नान में ले आऊंगा। ब्रेक लेते हैं। अच्छा हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। बताइए जी, अब क्या है? साल के आखिर में आप देखें झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली हुई, और उसमें आप ये देखें कि नादिर मक्सी साहब तो हमें अक्सर नज़र आते हैं, और फिर साहबजादा सुल्तान महमूद भी नज़र आते हैं, बाकी काफ़ी लोग भी नज़र आते हैं, लेकिन ख़वातीन रेसर्स भी अपना नाम बना रही हैं। हम सलमा का नाम सुनते रहते हैं, शी डज वंडर्स। इस दफ़ा जो स्टॉक कैटेगरी की रेस है उसके अंदर आप ये देखें, लालीन अखुंज़दा ने तमाम रेसर्स को पीछे छोड़ा और पहली पोजीशन हासिल की। और ये आसान सफ़र नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये धुंध, जिस तरह से डस्ट उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ता है, तो उसके बाद आगे कुछ देखना और ये ड्रिफ्ट करते हुए जाना इन गाड़ियों में, और स्टॉक कैटेगरी में तो आप इतना अपनी गाड़ियों को अपग्रेड भी नहीं कर पाते। तो 2 घंटे का ये सफ़र था उनका। 2 घंटे से भी कम किलोमीटर का ट्रैक उन्होंने 2 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल किया, और खतरे से भरपूर ये ट्रैक होता है। उन्होंने कमाल महारत से
कामयाबी को अपने नाम किया। तो चलें जी, उनसे बात कर लेते। लालीन अखवंजादा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच लालीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रेस जीतने की। लेकिन ये बताइएगा कि हमें तो देख के बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, आप क्या बताइएगा, किस तरीके से आपको यकीन था कि ये रेस जीत जाएंगे? किस पॉइंट पर आपको आकर लगा कि जी नाउ यू नो मैं फिनिशिंग लाइन जो है वो क्रॉस कर लूँगी? सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। क्योंकि ये ट्रैक मेरे लिए पहली बार था। जल मक्सी वाज माय फर्स्ट टाइम, और क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है इस ट्रैक के बारे में कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ और रैलीज जो पाकिस्तान में हो रही है, तो इसको लोग काफी मुश्किल कहते हैं ये इस रैली को। तो बस यही था, जब व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई हैड ऑलरेडी टोल्ड माय नेविगेटर कि हमने सिर्फ कंप्लीट करना है एक से पोडियम, फिर देखेंगे कि आता है नहीं आता। फर्स्ट हमारा एम पोडियम नहीं है, हम सेफ कंप्लीट करेंगे तो कहीं जाके पोडियम पे हम आएंगे। बट आई वाज लकी इनफ कि हमने एक अच्छा कंप्लीट किया और एक अच्छे टाइम में किया। तो लालीन मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम बाकी रेसिंग्स वगैरह देखते हैं, ये रेस क्या एक साथ जैसे गाड़ियां एक जगह खड़े होकर शुरू होती है, या इसका तरीक़ेकार क्या होता है? फिर डिस्टेंस किस तरीके से एक गाड़ियां आपस में मेंटेन करती हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये डस्ट उड़ रही होती है तो इसमें पता ही नहीं चलता। मेरे जैसा बंदा ड्राइव कर रहा हो तो उसने तो बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैक व्रैक क्या है कुछ पता ही ना चले। तो ये हाउ डू यू मेक श्योर? इसमें ऐसे होता है कि ये 1 by 1 लॉन्च होता है, क्योंकि हम मेन रेस से पहले हम लोग की क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्वालिफाइंग राउंड में हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी किसने कौन से नंबर पे चलनी होती है। तो हर गाड़ी के दरमियान में एक लॉन्च के दरमियान में तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, गैप होता है 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का। तो ये हेड स्टार्ट नहीं मिल जाता? 5 मिनट 3 मिनट बाद आप लॉन्च करते हैं, तो ये एक डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। यस, अगर आप थोड़ा तेज चले जाए तो आप फिर आगे वाले को कैच कर सकते हैं, या अगर आगे वाला अगर थोड़ा स्लो हो जाए या कोई मसला आ जाए, स्पीड को आगे बढ़ाती और कम करती रहती हैं सारी इस रेस के दौरान, क्योंकि विजिबिलिटी तो बहुत पुअर होती होगी इस सारी डस्ट में। बिल्कुल, कभी हम तेज होते हैं, कभी ऐसा हो जाते हैं, आगे डस्ट आ जाती है, तो बस चलता रहता है ये। बट क्योंकि हमारे पास मैप्स होते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या स्पीड मेंटेन करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर ये जिस तरीके से आप नेविगेटर का तस्करा कर रही हैं, तो ये नेविगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो आपके साथ बैठा है वो बड़ा एक की रोल होता है, वो जरा हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, आपका नेविगेटर जो है वो बहुत एक मेन रोल मेंटेन करता है, एक बहुत वाइटल रोल उसका होता है, मेन रोल होता है, क्योंकि द ड्राइवर कैन नॉट सी अ टर्न जो कि किलोमीटर आगे होगा, या कैन नॉट सी अ बम्प और समथिंग दैट नेविगेटर टेल्स यू। क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो हार्डली 500 मीटर्स या 20 मीटर्स की उसकी विजिबिलिटी होती है, ज्यादा नहीं होती कि वो नजदीक ट्रैक दे रहा है, दूर कॉशंस आपको आपके नेविगेटर या को ड्राइवर आपको, क्योंकि वो तो जीरोड इन होता है ना, जो चीज सामने है उसको देखना है। तो ये जिस तरीके से गाड़ी जिस तरीके से घुमा रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसके उलटने के चांसेस नहीं होते, या इनके मतलब ये बनी ऐसी होती हैं कि उलटती नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये उलटती है गाड़ियाँ। अच्छा। काफी जल मक्सी में बहुत सारी गाड़ियाँ इस बार उल्टी है, बट क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग। अच्छा। इसमें अंदर रोल केजेस होता है, तो गाड़ियाँ बेशक 3-4 बार भी रोल ओवर हो जाए कंटिन्यूसली, तो अंदर ड्राइवर और नेविगेटर या जो को ड्राइवर होता है वो सेफ रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा लालीन, ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी महारत चाहिए, स्किल्स, एक्सपर्टीज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ड्राइवर है उसे गाड़ी चलानी आती है तो जाके यहाँ पे रेस शुरू कर देगा। आपने कितनी प्रैक्टिस की है या कोई स्किल सीखी, क्या किया आपने? मैंने ये जो हम लोग के पास ये गो कार्ट्स होते हैं, हम लोग ये करते, इससे हम लोग एक लाइंस और ये रिफ्लेक्सेस भी तेज हो जाते हैं। उसके अलावा रोड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, भगा नहीं हो रहे होते, लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कर रहे होते हैं, लैंड एंड लेंस देख रहे होते हैं। उसके अलावा ये एक जो सिमुलेटर्स आती है, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसमें डेजर्ट गेम्स होती हैं, हम उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह। और आपने रिफ्लेक्सेस की बात की, प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सेस शार्प हो जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस का शार्प होना? बहुत, क्योंकि गेम आपकी सारी रिफ्लेक्सेस होती है। अगर आप किसी टाइमली रिस्पॉन्ड ना करें तो यू कैन एंड अप इन अ बिग डिजास्टर एज वेल। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि ये
हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फ्रॉम द नॉर्मल रेसेस, जैसे हम वैसे देखते हैं वो तो खैर बहुत ऊपर के लेवल की फार्मूला 1 रेसेस वगैरह होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट, यानी कि उसके अंदर तो 250, 300, 400 किलोमीटर फी घंटा इस तरह से रफ्तार होती है। और इन रेसेस में चैलेंजिंग कौन सी होती है, या वो अपनी जगह चैलेंजिंग है, ये अपनी जगह चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग हर रैली होती है, हर रेस होती है, चाहे आप वो रोड रेसिंग कर रहे हो या फार्मूला 1 F1 रेसेस हो जाए या आप कोई भी कर ले, रैली रेसिंग हो गई। यस, रैली रेसिंग थोड़ी और मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपके पास रोड नहीं होता, बस कारपेटेड रोड नहीं होती, ट्रैक होता है, डेजर्ट होता है। तो क्योंकि हम प्रैक्टिस बेशक कर लेते हैं, बट ऑन द रेस डे, ऑन द रेस लाइन जब आप होते हैं तो आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर मोर सरप्राइजेस एज वेल। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं लालीन, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कितने कोई आप अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर पाते, और सबकी एक ही जैसी और सबके रिफ्लेक्सेस भी तेज़ होते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है जो एक को दूसरे पे सबकत दिला देती है? ये मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में तो आपका एक तो नेविगेटर की कॉल्स, ओके, आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, आपने कितने अच्छे मार्कर्स अपने लगाए, कॉशंस आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एंड बाय आल्सो योर रिफ्लेक्सेस, और आपकी अपनी गाड़ी पे होल्ड कितना है। चलें, सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू लालीन? अब इंशाल्लाह प्रिपेयरिंग फॉर सिंध, मिट्टी की रेस आ रही है तरपारकर, ओके, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो मतलब स्पॉन्सर वगैरह मिलते हैं साथ में, फिर ये भी एक बता दें कि घर वालों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आता कि भाई ये बड़ी खतरनाक रेस है, क्यों उसमें जा रही हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मामा बाबा दोनों काफी सपोर्टिव है इस मामले में। हालांकि बाबा को पहले से गाड़ियों का शौक है, तो थैंक्स टू हिम उनके ही काफी ज्यादा सपोर्ट थी, मामा की काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो एक तो वो, एंड प्लस स्पॉन्सर्स की बहुत बड़ी गेम होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट एज वेल। तो स्पॉन्सर्स, आई एम थैंकफुल टू बैंक ऑफ खैबर, यूनाइटेड टायर्स फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लालीन, अगर थोड़ा रिफ्लेक्सेस और तेज करने हो तो ये कराची साइट एरिया एटसेट्रा यहाँ पर भी आके प्रैक्टिस कीजिएगा। इन गढ़ों में से निकलने के बाद मजीद आपके रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। यूनिवर्सिटी रोड का एक लाजमी चक्कर लगाइएगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन। रेसिंग के रिफ्लेक्सेस तेज नहीं हो सकते, वहाँ पे आपने सब्र कैसे करना है, पेशेंस कितना रखना है, अपने मोबाइल को चोरी होने से कैसे बचाना है अगर आप ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाएं, वो वाले रिफ्लेक्सेस। वो चोरी नहीं करते, खबरदार जो उनको चोर का आपने बाइक पे जो है वो मोबाइल छीन के लेके जाते हैं आपसे, उसके रिफ्लेक्सेस तेज करने होंगे। चलें जी, बहरहाल you want to add something? Thank you for inviting. Thank you for लाली ने कहा कि ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। लाली ने कहा ये मेरा मसला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कोई रेस जीत रहा, कोई खला में भी चला जाएगा, हम भी उससे पूछेंगे कराची में होते तो तुम्हें पता चलता क्या चांद की सरफेस है कराची जैसी, क्या गड्ढे वहां पर ऐसे हैं? चांद की है, हाँ चांद की है ऐसी। हम ऐसी बातें करेंगे, हम क्या है, हम अपनी सोच को ऐसी गाड़ी भगाएंगे कि मोबाइल चोर तो हम क्यों अपनी सोच, प्लीज, मोबाइल चोर नहीं है वो। कौन है? वो आपसे मांग के लेके जाते हैं, वो आपको दे के निकाल, वो ये नहीं कहते कि प्लीज दीजिए। अफसर के मुंह में तो गुटका होता है, तो वो बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बस इशारे से कह रहे होते हैं। हाँ, फिर भी आप समझ जाते हैं उनकी क्या करें भाई, अपनी जान पे आ रही है, अपनी जान का ख्याल रखे, दे दिया करें मोबाइल। अच्छा जी, एक आपके घर में एक अदद मशीन कह लें, कोई डिवाइस कह लें, गैजेट कह लें, वो जो है उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता पूरा साल, लेकिन जब सर्दी आती है तो उसकी कदर आ जाती है। किसकी बात कर रही है? आप मेरे ख्याल में गीजर की बात कर रहे हैं। गीजर की बात कर रही हूँ। सर्दी में गर्म पानी जो है वो ज़रूरत होता है, लेकिन गैस भी नहीं आ रही है, तो क्या करे बंदा, ये बड़ी मुश्किल है। लेकिन गर्म पानी चाहिए, इसके लिए जी काफ़ी परेशानी इस वक्त लोगों को है। हम यहाँ पे टंडो वाला यार का बताएंगे, यहाँ पर इन दिनों गीजर ठीक कम करने का काम उरूज पर है, लगता है बहुत ज़्यादा गीजर ख़राब है। तो हमें मजीद बता रहे हैं ज़ीशान खास के लिए, टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान में एक ऐसी दुकान भी है जहां गुज़िश्ता 20 सालों से पुराने गीजर की मरम्मत का काम किया जाता है। गीजर तो हम ही बनाते हैं जी, रिपेयरिंग का काम हम ही करते हैं। काम सिखाता मेरा अबू है, मेरे को तकरीबन हो गया है, जैसे पैदा हुए तब से ही काम कर रहे हैं। कारीगरों के मुताबिक गीजर को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है, जबकि मुतवस्सित तबका इन दुकानों का रुख करता है।
सर्दियों में ठंडे दिन आना शुरू हो जाते हैं, उसमें जो है रिपेयरिंग का काम, गीज़र का काम आना शुरू हो जाता है। और ये भी आजकल के थोड़ा सा हालात भी ऐसे हैं, महंगाई का दौर है, तो नई चीज़ जो है बंदा नहीं ले सकता। उसके हिसाब से हमारा जो रिपेयरिंग का काम है हम वो करके देते हैं, कुछ हमारा भी गुजारा हो जाता है, लोगों का भी काम हो जाता है। महंगाई के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गर्म पानी के हसूल की खातिर शहरियों ने बजाय नए गीजर खरीदने के पुराने गीजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ज़ीशान अली खास के लिए ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। चले जी, गीजर तो है लेकिन गैस ना हो तो बंदा करे तो क्या करे? इलेक्ट्रिक गीजर यूज करे, उसका बिल इतना आएगा, बिल भी आएगा, महंगा भी बहुत है। हाँ, तो बंदा करे तो क्या करे? ठंडे पानी से गुजारा करें। हम ठंडे पानी के असरात पर बात करेंगे कि उसका कितना अच्छा आपके लिए होता है। आपका हार्ट रेट एकदम बुलंद हो जाता है, आपको थोड़ा सा डांस करने का मौका मिल जाता है अगर आप ठंडे पानी में नहाए तो। जो समझ गए वो हंस रहे हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ, प्लीज इस वक्त मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम अक्सर और बेशतर अपने इस प्लेटफॉर्म से पोलियो के हवाले से बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में दो ही रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पर पोलियो का वायरस है। बाकी दुनिया से पोलियो के वायरस का खात्मा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाला साजिद अली पोलियो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, और अगर आप यकीन माने तो ये लोग हकीकतन एक बड़े जंगजू हैं इस लिहाज से कि ये खुद भी पोलियो का शिकार हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये चाहते हैं कि दूसरे जो हैं वो इसका शिकार ना हो। घर घर जाकर ये पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। तो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन अपनी इस रिपोर्ट में। माह की उम्र में पोलियो का शिकार होने वाले साजिद अली ने इम्तियाजी सलूक और दुनिया के सामने हार मानने से इनकार करते हुए मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद महकमा सेहत में खुद को इंसदाद पोलियो के लिए वक्फ कर दिया है। और अब गुज़श्ता 10-12 साल से वो घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिला रहा है। उस वक्त 6 माह का था जब मुझे ये पोलियो का मर्ज लाक हुआ था। मुहिम में हर दफ़ा हिस्सा लेता हूँ। तकरीबन 10 साल से पोलियो में काम कर रहा हूँ। अक्ल हरकत के चैलेंज के बावजूद घर घर जाकर पोलियो के खिलाफ शऊर देने वाले साजिद अली की हौसला अफजाई के साथ महकमा सेहत हर दफा तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजता है। वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए, वो ये ऐसा ना हो कि वो मुझ जैसे पोलियो का शिकार हो जाए। रवां पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के 2,97,000 से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। साजिद अली का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो मुस्तकबिल की माजूरी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। चलें जी, अमीर उमर चमन हमें रिपोर्ट्स बना के भेजते रहते हैं और बड़ी मुनफरिद उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। और आज उनको थोड़ा सा हमने वो भी करना है, भाई आज सालगिरह है अमीर उमर चमन की, तो हैप्पी बर्थडे ब्रदर। आप बड़ी ज़बरदस्त और तहकीकी रिपोर्ट्स भी बना के भेजते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो सालगिरह का दिन बड़ा मुबारक हो आपको। अच्छा जी, ये हो गया। अब ज़रा हम तस्करा कर लेते हैं टंडो अलहयार का, जहाँ पर अच्छा एक वक्त होता था कि घरों में कोई ना कोई हांडी या कोई ना कोई बर्तन या पानी पीने का बर्तन जो होता है वो मिट्टी का हुआ करता था। मिट्टी के बर्तन में पानी, मिट्टी का बर्तन प्लस मटका हुआ करता था, प्लस उसके घड़ा हुआ करता था, लेकिन पानी ठंडा रहता था सदफ, क्योंकि उसमें से मटके में से पानी का रसाव हल्का हल्का होता रहता था और उसकी वजह से वो अंदर आप देखें हीट एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन अब ये है कि और ख़ासतौर पर हांडी में जो खाना बनता था उसका अलग ही टेस्ट होता था, लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। और आप ये देखें कि टंडो अलहयार की बात करें तो वहाँ पर ये हुनर खासा पाया जाता था और वहाँ के खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन अब ये हुनर दम तोड़ रहा है क्योंकि उनकी मांग नहीं रही। तो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अमानुल्लाह खोकर। कुम्हार गीली मिट्टी को अपने हाथों के जुम्बश से इंतहाई नफासत के साथ खूबसूरत बर्तनों की शक्ल में ढाल लेते हैं। चीनी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों की बढ़ते हुए इस्तेमाल से ये हुनर अब दम तोड़ता दिखाई देने लगा है। बहुत कारखाने थे लेकिन हर कोई अभी हाथ निकालने के साथ काफ़ी हाथ निकाल गए हैं, बाकी हम चंद बचे हैं वो भी हाथ निकालने के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमारा दूसरा कोई रोज़गार नहीं है।
टंडोलहार में कभी जगह जगह मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने हुआ करते थे, मगर इन दिनों खरीदारी में कमी के बायस ये कारोबार न होने के बराबर रहा है। इसको 35 साल से ये काम कर रहा हूँ और इस काम की पजीराई मुझे नहीं लगता कि इतनी है। इस हुनर से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हमारे ख़ानदान के कई लोग इस काम को छोड़कर दूसरे कारोबार में चले गए हैं। अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज़, टंडोलहार। और सदफ मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि ये बड़ा एक बचपन में जब आप मिट्टी से खेलें तो वो बड़ा थेरेप्यूटिक होता है और ये देख के भी मिट्टी के बर्तन बनाए कितना एक जबरदस्त एक फीलिंग होती है मिट्टी के साथ आपका कनेक्शन, क्योंकि हम भी मिट्टी हैं और हमने भी मिट्टी हो जाना है। कहते हैं ना जब उसका रिजल्ट आता था ना, जब वो ड्राई होते थे और उस पे हम थोड़ा सा पेंट भी करते थे स्कूल प्रोजेक्ट में, तो वो आपको बड़ी एक अचीवमेंट का एहसास होता था विच वाज वेरी सेटिस्फाइंग। और पहले तो बचपन में वाकईतन मिट्टी से खेला करते थे, अब बच्चों को ये क्ले मोल्ड्स और इस तरह की चीजें दी जाती हैं ताकि उनका थोड़ा सा कनेक्शन रहे। लेकिन अब भी आप ये देखिए कई घरों में ये सुराही या घड़े या इस तरह मटके वगैरह पाए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये खास तौर पर हांडिया वगैरह यूज करें जी, इसको धोना जो है ना, अगर वो कोई सीख ले तो वो भी अच्छा मुश्किल है। हाँ, ये जिम्मेदारी मर्द अगर ख़वातीन बड़ी खुशी से मिट्टी के बर्तन में खाने बना लेंगी। तो अगर कहीं साफ ना हो रही हो तो इत्तेफाकन आपके हाथ से छूट भी जाती होगी, वो तो फिर नहीं आती होगी। सुन लिया आपने जी कि ये बता दिया इन्होंने, इनके पास हर बात का सलूशन है कि उसमें जी हमें काम में ना लगाओ। हाँ जी, हमसे काम ना कराओ, काम ना कराओ जी। अब क्या है जी हमारे पास? सर्दियों में हम जब खानों की बात कर रहे हैं, अब सोचे कढ़ाई की बात हो गई, मिट्टी के बर्तन, मछली की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और मछली भी जगह जगह की मशहूर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सांगड़ के डैम की मछली की जो मांग है उसमें बहुत इजाफा हो जाता है इस सीजन में, और वो जी बगैर ऑयल के बनाई जाती है कोयले पर। इससे अंदाजा वो जो ग्रिल्ड फिश होती है ना, वो क्या टेस्ट रखती है, कमाल है जी। तो किसकी रिपोर्ट है जी? मोहम्मद इलियास, अंजुम की रिपोर्ट। जून जून सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, चोटियारी डैम की मुनफरद जायके वाली कोरडा मछली की मांग में भी इजाफा हो रहा है। कारीगरों के हाथ के बनाए हुए मसाला जात और खास रेसिपी के तहत पानी और ऑयल इस्तेमाल किए बगैर दहकते हुए कोयलों की आंच पर तैयार होने वाली मछली की सब्जी खाने के लिए लोग मुल्क के दीगर शहरों से भी सांगड़ का रुख करते हैं। मैं सांगड़ भी पहली मरतबा आया हूँ और यहाँ की मछली भी पहली मरतबा सज्जी वाले स्टाइल में ट्राई की है। हम कराची से हैं और कराची में जो है वो फ्राइड और ग्रिल फिश जो है वो ज़्यादा खाई जाती है। हैदराबाद से मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर और सीज़न के अंदर मैं लाजमी यहाँ पर ट्राई करता हूँ। डैम के ताज़ा पानी की मछली और फिर जायकेदार मसालों से तैयार करदा सज्जी सांगड़ की पहचान बन गई है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इलियास अंजम, ARY न्यूज़, सांगड़। ये सारा कुछ हो जाए, सर्द मौसम में इतने गर्म खाने, और वैसे हम अक्सर सुनते आए हैं, अब हम तस्करा करने जा रहे हैं जी दूध जलेबी का, जो कि मुल्तान की दूध जलेबी। अच्छा, वैसे ये है कि ये कहा जाता है कि मखसूस किस्म की मछली होती है जिसके बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए या इस तरह की चीज़ों की सफ़ेद चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि उससे क्या मर्ज हो जाता है आपको? बर्स का मर्ज हो जाता है। हाँ, तो लेकिन एहतियात भाई कर सकते हैं। लेकिन दूध जलेबी जो है वो अपनी जगह एक बड़ी मशहूर व मारूफ चीज़ है और ख़ास तौर पर लोग उसको बड़ा इंजॉय भी करते हैं। तो मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली रिपोर्ट करें इस पर। सर्द मौसम में शहर औलिया की एक कदीम रिवायती सौगात गर्मा गर्म दूध जलेबी भी है। कढ़े हुए गर्म दूध में जलेबी को शक्कर, खुश्क मेवाजात, छुहारे, खोया, इंजीर और खजूर से सजाकर पेश किया जाता है। शहरी कहते हैं खुश्क मेवाजात से भरपूर दूध जलेबी ग़िज़ाइयत भी है और मौसमी बीमारियों से हिफाजत भी। यहाँ पर दूध जलेबी मिलती है जिसमें तमाम मेवाजात डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। टेस्ट हमें बहुत पसंद आया है। ड्राई फ्रूट है इसमें, मौसम के लिहाज से जिस तरह आजकल नज़ला ज़ुकाम चल रहा है और उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। मुनफरिद जायका की वजह से गर्मा गर्म दूध जलेबी बच्चे भी शौक से खाते हैं। इस दूध में ड्राई फ्रूट और जलेबी है, मुझे बहुत पसंद है। ये वाले दूध बहुत मज़ेदार है, मैं इसको बहुत शौक से पीती हूँ। दूध बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ड्राई फ्रूट्स है, काजू वगैरह, खोया भी है ऊपर और बहुत मजे की जलेबी भी है इसमें। दुकानदार कहते हैं दूध जलेबी छुहारे पहलवानों की खुराक है। खालिस दूध में मेयारी जलेबी और खुश्क मेवाजात को शहरी शौक से खाते हैं। पहलवानों की मशहूर सौगात है दूध जलेबी छुहारा। इसमें हम ड्राई फ्रूट डालते हैं, देसी घी डालते हैं और हमारे पास हर चीज़ खालिस और मेयारी है, जिसकी वजह से लोग
और शहरी पसंद करते हैं। सर्द मौसम में जलेबी और खुश्क मेवाजात से भरपूर कढ़ा हुआ गर्मा गर्म दूध जायका और ग़िज़ाइयत में भी लाजवाब है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्ज़ा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। वाह जी वाह, मछलियाँ खाएं, डैम की खाएं, डैम के बगैर खाएं, जलेबियाँ खाएं, और क्या क्या था? अपनी जिम्मेदारी पे खाएं, क्योंकि हर इलाके का जो मौसम है ना वो मुख्तलिफ है। और फिर जो मर्जी आए करें, मौज उड़ाएं जी। हाँ जी, उसके बाद मौज ही उड़ानी है। और हमें जी कढ़ाई और अफगानी पुलाव कब मिल रहा है? हाँ वल्लाह आलम, मैं तो नान तैयार रख लूंगा, तो जनाब बाकी भाई हाँ तो कोई करे ना। खान साहब अब हंसी आ रही है, हाँ तो कोई चले भाई, कह रहे हैं हाँ डन हो गया, डन हो गया। चलें जी, लेट्स सी, यहाँ पर आके रखेंगे कढ़ाई। अब हम जो है क्लोजिंग करते हैं, उससे पहले हम क्लोजिंग करने को तैयार। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।